हेलो बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आई एम श्योर यू ऑल हैव पिक्ड अप अ गुड पेस। अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करते हुए, प्रॉपर रिवीजन करते हुए आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट सो दैट आपका रिवीजन एंड एवरीथिंग गेट्स कंप्लीटेड ऑन टाइम। ठीक है, आज इसी सीरीज में आपके रिवीजन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए वी हैव दिस चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे एमसीक्यूज बनते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट साइकिल्स हैं जो चैप्टर में हमें देखनी है। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। सबसे पहले तो एनिमल्स जो हैं वो डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स के ऊपर फॉर द प्रोविजन ऑफ द फूड। if we divide the organisms based on their energy requirements and based on the fact that whether they are able to carry out photosynthesis or not, हम उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ। तो जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से, ठीक है, दे आर एबल टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, हमने कहा जी वो हमारे ऑटोट्रॉफ्स हैं। तो उन्हें किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपना खाने के लिए डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। इन्हीं के कंपैरिजन में वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं और इनकी एक ग्रेट डिपेंडेंसी होती है प्रोड्यूसर्स के ऊपर, ये कहलाते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। ओके, फोटोसिंथेसिस को अगर हम देखें, ये एक पेक्यूलियर फीचर बनता है अगर हम ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ्स को देखें। ऑटोट्रॉफ्स लाइक द प्लांट्स, दे आर एबल टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जो कि हेटेरोट्रॉफ्स में, फॉर एग्जाम्पल जैसे लाइक ह्यूमंस, दे कैनॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो हमारी फूड या हमारे कंजम्पशन के लिए वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है जहाँ पर प्लांट जो है वो यूटिलाइज करता है लाइट एनर्जी को क्या बनाने के लिए? शुगर्स को सिंथेसाइज करने के लिए, ठीक है। और ये जो शुगर्स हैं, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बनती हैं, ठीक है, दे आर वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट। और ये जो एंटायर प्रोसेस है, द एंटायर प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट सो फार एज इस प्लैनेट पर लाइफ इज कंसर्न्ड, ठीक है। ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ को देखें, बेसिकली दे आर द प्रोड्यूसर्स, खुद खाना बनाने वाले, और ये हैं कंज्यूमर्स। और अगर एक फूड चेन को देखो तो बोथ ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ आर इम्पॉर्टेंट हमारी जो भी फूड चेन है उसकी स्मूथ रनिंग के लिए, ठीक है, एंड एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो ये है तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, लाइट एनर्जी, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो तुम्हारे फोटोसिंथेसिस के अंदर दे ऑल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड फाइनली आर योर आउटकम्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन एंड योर शुगर्स। ओके, फोटोसिंथेसिस क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले ये प्राइमरी सोर्स है किसका? खाने का, फूड का। ऑन वेयर? ऑन द प्लैनेट अर्थ, ठीक है। सो इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन द अर्थ। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल जो फोटोसिंथेसिस प्ले करता है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑक्सीजन के रिलीज के लिए। और ऑक्सीजन हमें पता है भाई, ऑक्सीजन गैस जो है ये जीवनदायिनी गैस है, ठीक है। तो क्लोरोफिल, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, दे हैव played a very important role along with the water as well and water as well, okay, to carry out the process of photosynthesis, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर बहुत सारे ऐसे अवयव हैं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपरली एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के कैरी आउट होने के लिए। और इसी सीरीज़ में जो एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल क्या है? ये एक पिगमेंट है, ठीक है। और ये पिगमेंट, अब हम डिटेल में देखेंगे क्लोरोफिल के बारे में। जस्ट हम कुछ वी बिगिन दिस चैप्टर विद सम एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, जहाँ पर हम ये देखेंगे कि कैसे कैसे इस फोटोसिंथेसिस के बारे में जो डिफरेंट स्टडीज़ आई, इससे रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं, इसके बारे में जो भी डिटेल्स हम जानते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स की मदद से बहुत सारा डेटा, बहुत सारे फैक्ट्स हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं, ठीक है। कुछ इसी तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमें पता चले हैं। तो इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को हमें थोड़ा सा डिटेल में जस्ट समझना है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले क्लोरोफिल जो है वो मेरे फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया जहाँ पर प्लांट को एक्सपोज किया गया सनलाइट में,
ठीक है, ये जो है दिस इज अ लीफ, ठीक है, लीफ के राइट इन द मिड ऑफ द लीफ देयर इज अ ब्लैक पेपर स्ट्रिप जिसे चिपका दिया गया, ठीक है, और ग्रीन लीफ को इस तरह से एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया गया ताकि वो अपने प्लांट के साथ अटैच रहे, ठीक है, तो लाइट की प्रेजेंस में उस लीफ को रखा गया, ठीक है। दूसरा सेकेंड स्टेप में लीफ को अल्कोहल के अंदर ऐड कर दिया गया एंड दिस एंटायर मिक्सचर वाज बॉइल्ड सो दैट यू नो क्लोरोफिल कुड बी removed. It was performed in such a way so that the chlorophyll was removed. ठीक है, अल्कोहल के साथ इंक्लूडिंग इथेनॉल टेस्ट ट्यूब में इस लीफ को इंट्रोड्यूस किया गया। नाउ इन द थर्ड स्टेप देयर वाज वन मोर टेस्ट परफॉर्म्ड जहां पर आयोडीन सोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया। सी दीज आर द डिफरेंट वेज वेयर इन विच यू नो हम फाइनल आउटकम पे आए कि क्लोरोफिल जो है वो प्लांट के लिए एक बहुत बड़ी ज़रूरत है सो दैट इट इज़ एबल टू कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। आयोडीन सोल्यूशन के साथ कुछ टेस्टिंग की गई, फिर फाइनली टेस्ट में जब ये देखा गया कि जिस लीव को इनिशियली लिया गया था इन द अपर हाफ देयर वॉज नो स्टार्च दैट वॉज प्रेजेंट, ठीक है, वो पार्ट जहां पर ब्लैक स्ट्रिप जो है दैट वॉज प्रेजेंट, ठीक है, एंड द पार्ट वेयर द लाइट वॉज एक्सपोज्ड स्टार्च वॉज प्रेजेंट, ठीक है। सो दिस वॉज वन वे दैट यू नो दिस सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म्ड टू फाइनली डिटर्मिन जो क्लोरोफिल है उसका रोल कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज फोटोसिंथेसिस जो है, ठीक है, क्लोरोफिल पत्तों में मौजूद है, जाहिर सी बात है, तो फोटोसिंथेसिस जो है वो पत्ते के जो ग्रीन पार्ट्स हैं, एक बात बताओ, जो ग्रीन पार्ट है किसका, लीफ का, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, फॉर फोटोसिंथेसिस टू कैरी आउट। तो इनडायरेक्टली इसे ऐसे समझो कि ग्रीन पार्ट ग्रीन क्यों है, ग्रीन पार्ट ग्रीन है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो जो एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया, हमने ये देखा कि जो ग्रीन पार्ट है दैट हैड प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल सो फार एज फोटोसिंथेसिस इज कंसर्न, जहां पर स्टार्च जो था वो फाइनली प्रेजेंट था। स्टार्च क्या है, वी सी इट एट द एंड ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ओके। सो नाउ अब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की बारी आई। हमने देखा कि भाई एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फोटोसिंथेसिस के अंदर, ठीक है। लीफ लिया गया, ठीक है, दिस इज अनदर सेकेंड एक्सपेरिमेंट। लीफ लिया गया, हाफ पार्ट उसका टेस्ट ट्यूब में रखा गया और KOH सोक्ड कॉटन जो है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। KOH ने क्या किया, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड था उसको कंज्यूम कर लिया, उसे अब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, और जो रिमेनिंग हाफ लीफ का था दैट वाज एक्सपोज टू द एयर। अब जो पार्ट एयर के लिए एक्सपोज कर दिया गया उसमें स्टार्च का फॉर्मेशन देखा गया, ठीक है, और जिस पार्ट के अंदर सारा कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब हो गया था, ठीक है, जो KOH के साथ संपर्क में था, वहां देखा गया कोई भी स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो इससे ये अल्टीमेटली डिराइव किया गया दैट योर CO2 वाज इंपॉर्टेंट टू कैरी आउट, okay. Now, Joseph Priestley, an experimenter who has worked extensively, ठीक है, कुछ डेटा हमें इनके एक्सपेरिमेंट से मिला। पहले एक्सपेरिमेंट देखते हैं फिर आउटकम देखते हैं। किया गया कि एक जार के अंदर एक कैंडल और एक माइस को साथ में रखा गया और जार को लिड से क्लोज कर दिया गया, ठीक है। दिस इज द जार, this is the mouse, okay, and this is the lid of jar, ठीक है, this is the lid of the jar, ठीक है। एक बर्निंग कैंडल को, किसको, बर्निंग कैंडल को, ठीक है, कैंडल जो थी वो जली हुई थी, अलॉन्ग विद दैट उसी जार में माउस को रखा गया और इस जार को बंद कर दिया गया, ठीक है। कैंडल burning in a jar get extinguished and the mouse suffocate to death without any plant,
ठीक है, जब इनिशियली एक्सपेरिमेंट को किया गया तो माइस को और इस कैंडल को इस जार में रखा गया। क्या देखा गया कि जो कैंडल थी वो बुझ गई एंड एट द सेम टाइम अगर माउस को देखा जाए तो माउस जो है उसका डेथ हो गया। अच्छा, इस जार के अंदर देयर वॉज नो प्लांट प्रेजेंट। ठीक है, अच्छा अब इसी एक्सपेरिमेंट का दूसरा पार्ट देखते हैं। यहाँ पर कैंडल रखी गई, ये हैप्पीली ये माइस जो है ये एक्सपेरिमेंट में पार्ट ले रहा है और साथ ही साथ प्लांट को अब हमने जार के अंदर इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो क्या देखा गया? माउस जो था इट वॉज अलाइव, कैंडल जो थी वो बर्न कर रही थी और प्लांट जो था दैट वॉज ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, यानी मेरे प्लांट से कुछ ऐसा फैक्टर जो है उस प्लांट के साथ जुड़ा है जो कि मेरे माइस को अलाइव रख रहा है और मेरी कैंडल को बुझने नहीं दे रहा है, जबकि जार वही है, एक्सपेरिमेंट का सेटअप वही है। सो माउस जो है वो क्या करता है, वो लिव करता है और कैंडल जो है इट कंटिन्यूज टू बर्न। ठीक है, प्लांट जो है वो मिंट प्लांट है। ठीक है, इसकी मदद से, इस एक्सपेरिमेंट की मदद से प्रीस्टली ने ये हाइपोथेसाइज किया कि प्लांट क्या करते हैं, प्लांट रिस्टोर करते हैं। किस चीज को रिस्टोर करते हैं? वील सी इट, इट इज अ फैक्टर। ठीक है, कहां पर रिस्टोर करते हैं? एयर में रिस्टोर करते हैं। ठीक है, जो कि मदद करता है हमारे जो एनिमल्स हैं या फिर जो हमारी कैंडल है, उन दोनों को, कैंडल को बर्न रखना। ठीक है, कैंडल जलती रहे एंड एट द सेम टाइम जो हमारे एनिमल है, जैसे जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल माउस को लिया गया दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट और वो लाइव है। ठीक है, अगर ध्यान से सोचो तो ये फैक्टर क्या हो सकता है? ये फैक्टर है ऑक्सीजन। ठीक है, सो व्हाट इज वन थिंग दैट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लांट दैट इज सपोर्टिंग द लाइफ ऑफ माउस एंड एट द सेम टाइम जो कैंडल को भी जलने में मदद कर रहा है? इट इज नथिंग बट दिस इज द ऑक्सीजन दैट इज बीइंग इवॉल्व्ड और प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स। ठीक है, दूसरा है जूलियस वॉन सैक्स। इनका जो एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने देखा कि प्लांट्स में जो ग्लूकोज होता है दैट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, एंड फाइनली जो स्टार्च है, ठीक है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोरेज रहती है इन शुगर्स की। ठीक है, सो स्टार्च इज वन वे जहां खाना जो है वो स्टोर किया जाता है स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स में। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा कि क्लोरोफिल जो है ये मदद करता है खाना बनाने में और ये क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंटर हैं जिनका नाम है T.W. एंगलमैन। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो हैं उन्हें ये सामने लाए। सबसे पहला, लाइट जो होती है, ठीक है, देखो इसे ऐसे समझो, लाइट जो होती है, लाइट के पास कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, इस लाइट को जब तुम प्रिज्म के थ्रू पास करोगे तो लाइट जो है वो कुछ कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, ब्रेक हो जाएगी या स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, या स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, और इन्हें हम स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स कहते हैं। किसके? स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स ऑफ लाइट। लाइट को मैंने प्रिज्म के थ्रू पास किया। ठीक है, मैंने देखा लाइट कुछ कंपोनेंट्स के अंदर जिन्हें मैंने कहा स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स। स्पेक्ट्रल मतलब जो स्पेक्ट्रम से जुड़ा है और स्पेक्ट्रम जो है वो उन रेडिएशन से जुड़ा है जो लाइट से मिल रहा है। ठीक है ना, ये जो स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो लाइट की स्प्लिटिंग से हमें मिले, इसके साथ हमने क्लैडोफोरा, क्या नाम बताया मैंने? क्लैडोफोरा। ठीक है, क्लैडोफोरा जो है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को मैंने इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, इसे इंट्रोड्यूस करा एंड आई हैव केप्ट दिस ऑर्गेनिज्म इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट। वो लाइट जो कि जिसके इस मल्टीपल कंपोनेंट्स के साथ मैंने इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस करा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। कौन सी लाइट? उस लाइट के अंदर जिसमें डिफरेंट स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स जो थे वो प्रेजेंट थे। ठीक है, सो एरोबिक बैक्टीरिया
इसने क्या किया, इट डिटेक्टेड द साइट ऑफ ऑक्सीजन एवोल्यूशन। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन का एवोल्यूशन था इसको तो स्टडी किया ही गया, एंड एट द सेम टाइम ये देखा गया कि जो बैक्टीरिया था वो लाइट के दो हिस्सों में, कौन से कंपोनेंट में, ब्लू लाइट की प्रेजेंस में और रेड लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, जो बैक्टीरिया था दैट वाज accumulated or that was present, which light, blue light and red light. ठीक है, so CO2 H2O in presence of the light it is giving my glucose and oxygen, that is a very basic reaction. अब इस red light और blue light की presence में मेरा जो बैक्टीरिया था that was showing its presence और साथ ही साथ accumulation. ठीक है ना, ये दोनों ही क्वेश्चन देखो नीट में पूछा जा चुका है, ये एंगलमैन एक्सपेरिमेंट जो है। अब आते हैं वैन नील ने जो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, इन्होंने पर्पल सल्फर एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के ऊपर फोटोसिंथेसिस को स्टडी करा। इन्होंने ये दिखाया कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है उसमें जो इन्होंने परफॉर्म किया, ही हैज सीन हाइड्रोजन फ्रॉम एन ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, वो कंपाउंड जो ऑक्सीडाइज विच कैन गेट ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइजेबल का मतलब है जो ऑक्सीडेशन के थ्रू गो थ्रू हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही ऐसे ही जो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है उसका हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन विच इज कमिंग फ्रॉम एन ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, वो रिड्यूस करेगा, किसको रिड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा। हाइड्रोजन कहां से, एक ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस से या ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से क्या आया, हाइड्रोजन आया। उस हाइड्रोजन ने क्या किया, जाके रिड्यूस किया कार्बन डाइऑक्साइड को। क्यों रिड्यूस किया, ताकि कार्बोहाइड्रेट बन सके। ठीक है, रिएक्शन को समराइज किया गया, ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड, ये रहा मेरा ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। ठीक है, जो है मेरा ये रहा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया क्या प्रोड्यूस करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, ठीक है, नाउ जब वाटर प्लांट्स में, यहाँ क्या था, यहाँ हमारे पास पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया थे। ठीक है, अब H2S जो है, अगर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया को देखो, हाइड्रोजन वहाँ पर डोनर होता है और सल्फर या सल्फेट जो होता है वो रिलीज होता है। ठीक है, ये उस केस में है जहाँ पर H2S जो है वो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है। क्या है, H2S जो है वो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है। लेकिन अगर ग्रीन प्लांट्स के केस में देखोगे, ग्रीन प्लांट्स के केस में क्या होता है, ऑफ कोर्स हमें पता है वाटर वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स, हाइड्रोजन जो है वो डोनर है और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू व्हाट, इन कंपैरिजन टू पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, जहां हाइड्रोजन जो है वो डोनर है, लेकिन जो रिलीज इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन सल्फर या सल्फेट इज गेटिंग रिलीज्ड। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है, ये कंक्लूड किया एक्सपेरिमेंट से कि ऑक्सीजन जो है जो रिलीज होती है प्लांट से, वो कहाँ से आती है, वो वाटर से आती है। ठीक है, एंड CO2 से नहीं आती है। और ये जो आउटकम था, इसे किस टेक्निक की मदद से हम इस फाइनल आउटकम पे पहुंचे, जब कुछ रेडियो आइसोटोप्स को यूज किया गया और स्टडी किया गया कि एग्जैक्टली ऑक्सीजन आ कहाँ से रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का सोर्स बना पानी, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। सो फाइनली दिस वाज कंफर्म्ड, और इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स और इतनी मेहनत के बाद भी फाइनली रीच टू व्हाट, ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं अपनी पुरानी क्लासेस में, फिर से आज रिवाइज करते हैं। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, we get C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व होगी, ये मेरे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, वाटर
and this is my carbon dioxide. This is also my water. Okay, so this is my equation of photosynthesis. ठीक है, कुछ आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जस्ट फॉर यू टू रिमेंबर, पैरास्ट्रॉफ जो है वो दैट इज बेसिकली क्या है, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, देखो क्लोरोप्लास्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सो फार एज योर फोटोसिंथेसिस इज कंसर्न्ड. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट अगर खुद को अलाइन कर ले अलोंग द एंटीक्लाइनल वॉल्स, ठीक है, जनरली जब लाइट बहुत ज़्यादा होती है तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो वॉल्स के अलोंग, ओके, एंटीक्लाइनल वॉल्स के अलोंग खुद को अरेंज कर लेते हैं, तो विद दैट कंडीशन वी से पैरास्ट्रॉफ. ठीक है, एपिस्ट्रॉफ इज वेयर जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये पेरिक्लाइनर वॉल्स के साथ आ जाएंगे इन अ वे कि ये बाकी जो सेल्स हैं उन्हें टच नहीं करेंगे. एंड एपोस्ट्रॉफिस जब रैंडमली आपके क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट है. जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, क्योंकि अब हमें फोटोसिंथेसिस में जाके ओके दिस इज वन कंडीशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. अब यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट वी विल बी लुकिंग एट इन टर्म्स हाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस. ठीक है, सबसे पहले कहाँ पर होता है फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट में होता है, मैं बात जानती हूँ. और प्लांट के अंदर ये जो स्पेसिफिक सेल्स हैं, देखो दिस नेम इज इंपॉर्टेंट, मीजोफिल सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है. ठीक है, अभी हमने देखा भले ही वो अलोंग द वॉल क्लोरोप्लास्ट की अरेंजमेंट हो या विद इन द वॉल या रैंडम फैशन में मेरे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, दे अलाइन देमसेल्फ अलोंग द वॉल ऑफ दीज मीजोफिल सेल्स. ठीक है, मीजोफिल सेल्स के जो वॉल्स होते हैं उनके अलोंग, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट खुद को अरेंज करते हैं. ताकि क्यों अरेंज करते हैं भाई, इतनी मेहनत ये क्यों करते हैं, ताकि जितनी भी इंसिडेंट लाइट है, जो भी सनलाइट है, ठीक है, उसको मैक्सिमम अमाउंट में ले सकें. ठीक है, ताकि अच्छे से एफिशिएंटली जो फोटोसिंथेसिस है वो कैरी आउट हो सके. तो लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट है, मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट हैं जिनमें कि क्लोरोप्लास्ट जो है विच आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, photosynthesis takes place in, ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट वो स्पेशल ऑर्गेनेली है जो प्लांट को एनेबल करता है फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट कराने के लिए. देखो ये क्या है, दिस इज अ पार्ट ऑफ ग्रीन लीफ. ये जो है आपके दीज आर ऑल रेफरिंग, दीज आर योर मीजोफिल सेल्स. ठीक है, that's the presence of your vascular bundles over here, okay, xylem and phloem. So ये जो cells हैं they are most important, जो कि chloroplast containing है, which are important to carry out the photosynthesis. अगर membranous system chloroplast को देखें, ठीक है, chloroplast के पास अपना एक extensive system है, ठीक है, एक पूरी यूनिट है जो कि उसकी मदद करती है, उसे एनेबल करती है फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करने में. ठीक है, कंपोनेंट्स को देखते हैं, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है जो क्लोरोप्लास्ट की मदद करते हैं क्या कैरी आउट करने में, फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करने में. सबसे पहले देखो, जो सबसे पहला एस्पेक्ट है वो है उसके अंदर प्रेजेंट जो स्टैक्ड ग्राना है. ठीक है, जिसे हम ग्रानम या प्लूरल ग्राना के नाम में भी जानते हैं. ये वो जगह है जहां पर लाइट रिएक्शन कैरी आउट होता है. सेकेंड हम आते हैं स्ट्रोमा. स्ट्रोमा के भी स्पेसिफिकली, स्ट्रोमा के अंदर जो स्ट्रोमल लैमेले हैं हम उनकी बात करते हैं, दैट्स द सेकेंड कंपोनेंट. और तीसरा कंपोनेंट है जिसे हम मैट्रिक्स का, स्ट्रोमा का मैट्रिक्स की फॉर्म में या मैट्रिक्स ऑफ द स्ट्रोमा या मैट्रिक्स स्ट्रोमा की फॉर्म में जानते हैं. ठीक है, अब देखो ग्राना और स्ट्रोमा के रेफरेंस में अगर तुम डिफरेंट रिएक्शंस को देखोगे कि कौन से रिएक्शन को कराने में ये दोनों एरियाज जो है वो, ये दोनों एरियाज की मदद से ये दो जो रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, दे गेट फैसिलिटेटेड. सबसे पहला पॉइंट है, अगर हम लाइट रिएक्शन की बात करें, देखो फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस को ब्रॉडली दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है. पहला है वो रिएक्शन फोटोसिंथेसिस के जो लाइट की प्रेजेंस में कैरी आउट होते हैं, जिन्हें हम लाइट रिएक्शंस के अंदर पढ़ते हैं. किसके अंदर पढ़ते हैं, लाइट रिएक्शंस के अंदर पढ़ते हैं. सेकेंड वो रिएक्शन है which are carried out in presence of the dark phase, which are carried out in presence of dark or maybe in absence of the light, we say, that is more precisely to say कि dark reaction वो है जो light की absence में carry out होते हैं. दोनों के दोनों का अपने
पॉइंट ऑफ व्यू से प्लांट की फिजियोलॉजी में खासकर फोटोसिंथेसिस, इस फिजिको केमिकल प्रोसेस के अंदर दोनों का अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब एक चीज और देखते हैं, लाइट रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं, बिकॉज जाहिर सी बात है देर आर सम कंपाउंड्स विच आर पार्टिसिपेटिंग इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट इट इज टेकिंग प्लेस, तो हमने कह दिया ये है हमारा फोटोकेमिकल रिएक्शन। सेकेंड आते हैं डार्क रिएक्शन पे। जाहिर सी बात है शब्द डार्क से पता चल रहा है इन एब्सेंस ऑफ द लाइट दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। इसे हम कार्बन रिएक्शन का नाम भी दे देते हैं। ठीक है, अगर दोनों रिएक्शन को कंपेयर करो, ठीक है, अगर लाइट रिएक्शन की बात करें तो ATP और NADPH की फॉर्म में वी द प्लांट यील्ड्स एनर्जी, ठीक है, जनरेट होती है एनर्जी। अगर डार्क रिएक्शन की बात करें तो ATP और इसी NADPH, ठीक है, वो ATP और NADPH जो कि कहाँ बना है, लाइट रिएक्शन के दौरान बना है, उस ATP और NADPH का प्रयोग होता है शुगर्स को बनाने के लिए। ठीक है, तो तुम शुगर्स को एक बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में भी देख सकते हो, ठीक है, एज एन आउटकम ऑफ द डार्क रिएक्शन। अब लेट्स लुक एट द लोकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है फोटो सिस्टम। देखो अब धीरे धीरे कुछ कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। फोटो सिस्टम, देखो फोटो सिस्टम क्या होता है, फोटो सिस्टम इट एक्ट्स एज अ यूनिट, ठीक है, वो यूनिट जो कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को इनिशिएट होके प्रोसीड करने में मदद करती है। ठीक है, बेसिकली दो तरह से हम फोटो सिस्टम्स को पढ़ते हैं। हम कहते हैं फोटो सिस्टम 1, ठीक है, देखो एनर्जी का ट्रैपिंग और एनर्जी का ट्रांसफर, ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि फोटो सिस्टम की मदद से होते हैं। ठीक है, दो तरह के फोटो सिस्टम हमें देखने हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। ठीक है, तो ब्रॉडली फोटो सिस्टम में हम फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 देखेंगे। अगर ग्राना की बात करूं, ग्राना के पास दोनों फोटो सिस्टम हैं, PS1 भी है। फोटो सिस्टम को शॉर्टकट में हम लोग PS, P स्टैंड्स फॉर फोटो, S स्टैंड्स फॉर सिस्टम, तो PS भी बोल देते हैं फोटो सिस्टम के लिए, दैट्स एन एब्रिवेटेड फॉर्म। नाउ ग्राना के अंदर फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये भी लाइट रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेटिंग है। दूसरा, अगर स्ट्रोमा के लैमेला को देखें, ठीक है, वहां पर PS1 या फोटो सिस्टम 1 जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अगर मैं स्ट्रोमा में जाऊं तो स्ट्रोमा जो है बेसिकली वहां पर ब्रॉडली मेरा डार्क रिएक्शन कैरी आउट हो रहा है। ठीक है, तो जब भी हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, स्ट्रोमा लैमेले के अंदर PS1 और ग्राना के अंदर दोनों PS1 PS2। ठीक है, नाउ ये जो सिस्टम्स हैं बेसिकली इनका काम है, मेम्ब्रेन का जो वर्किंग है, अल्टीमेटली द आइडिया इज कि लाइट को या सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करना। ठीक है, और इस सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करके फाइनल जो हमारा आउटकम है वो है हमारा ATP या NADPH का जनरेशन। ठीक है, दिस इज डायग्राम ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट। हमें क्लोरोप्लास्ट डिटेल में सेल चैप्टर में भी देखा है, एक बार ब्रीफ कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, हमें पता है डबल मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, दोनों के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, ये हमारे बेसिकली ये हमारे थाइलाकॉइड्स हैं, दीज आर अवर थाइलाकॉइड्स, दीज आर अवर लैमेले। ठीक है, दे आर द लैमेले, दे आर द थाइलाकॉइड्स। ठीक है, ये जो स्टैक है यहाँ पे इसे हमने कहा ग्रैनम, सिंगुलर इज ग्रैनम, ग्राना और प्लूरल। और ये जो हमारी यहाँ फ्लूइड फिल्ड स्ट्रोमा है, ठीक है, दिस इज ऑल द स्ट्रोमल रीजन। ओके, दिस इज ऑल द स्ट्रोमल, ये सारा स्ट्रोमल रीजन है। ये हमारे ग्रैनम है, ये जो स्ट्रैक्स हैं, ठीक है, ये हमारे लैमेले हैं, और ये जो दिस इज अवर थाइलाकॉइड। ठीक है ना, कुछ स्टार्च ग्रैन्यूल्स भी हैं, क्लोरोप्लास्ट का DNA भी है। सो दैट्स हाउ द क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर लुक्स लाइक। सारा कहानी इन साइकिल्स की इसी क्लोरोप्लास्ट के रिगार्ड में है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस की बात करूं, ठीक है, ये एक तरह का फोटोसिंथेसिस होता है जो कहाँ अकर करता है, ये एनाएरोबिक कंडीशन के अंदर अकर करता है। ठीक है, जहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो एनाएरोबिक कंडीशन है, सो ऑक्सीजन का प्रेजेंस
नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रोडोस्पाइरिलम जो बैक्टीरिया है, ठीक है, इस तरह का जो एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ रोडोस्पाइरिलम, ठीक है। अब आ जाते हैं उन पिगमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करने में। सबसे पहले तो एक चीज समझो, जो भी ये पिगमेंट्स होते हैं, भले ही क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, या हम कैरोटेनॉइड्स देखेंगे, द आइडिया इज दैट दे आर गोइंग टू दे आर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटेनॉइड्स, ठीक है। हम फाइकोबिलिन्स भी देखेंगे बट ब्रॉडली। नाउ ये जो पिगमेंट्स हैं, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल so far as the process of photosynthesis is concerned. इन पिगमेंट्स की बदौलत जो प्लांट है वो एनेबल होता है किस चीज में, सनलाइट को ट्रैप करने के अंदर, ठीक है। तो अगर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होगा तो प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ब्रॉडली हम लोग देखेंगे क्लोरोफिल ए के बारे में, क्लोरोफिल बी के बारे में, कैरोटेनॉइड्स के बारे में और फाइकोबिलिन्स के बारे में, ठीक है। कैरोटेनॉइड्स के अंदर भी डिवीजन है जहां हम कैरोटीन्स के बारे में और ज़ैंथोफिल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ पिगमेंट, ठीक है, जो मोस्टली फाउंड है और मेजर पिगमेंट है, वो कौन है, वो है क्लोरोफिल ए, ठीक है। अब क्लोरोफिल ए के फीचर्स देखते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, किस लिए, टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। किस लिए ज़रूरी है, ताकि मेरी जो लाइट एनर्जी है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इसे यूनिवर्सल, ठीक है, या फिर प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहा जाता है। क्यों इसे प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहा जाता है, बिकॉज अभी हम जब फोटो सिस्टम्स को डिटेल में देखेंगे देन यू विल सी कि जो भी अमाउंट ऑफ द व्हाटएवर अमाउंट ऑफ रेडिएशन दैट इज बीइंग टेकन अप बाय क्लोरोफिल बी या कैरोटेनॉइड्स, दे ट्रांसफर ऑल ऑफ दैट टू द क्लोरोफिल ए, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्लोरोफिल ए जो है इट एक्ट्स एज अ मेजर और अ प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है। क्या काम करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म पोरफायरिन सिस्टम। देखो पोरफायरिन सिस्टम इज एन एंटायर स्ट्रक्चर विच इज इन्वॉल्विंग दी पायरोल रिंग्स, ठीक है। इन पायरोल रिंग्स से मिलके बना है, जो कि आपस में बेसिकली जो मिथाइल ग्रुप्स हैं उसके साथ ज्वाइन करके बने हुए हैं, एंड ऑल्सो देयर इज प्रेजेंस ऑफ मैंगनीशियम आयन, ठीक है, राइट एट द स्ट्रक्चर, जो तुम्हारा क्लोरोफिल है उसके स्ट्रक्चर के सेंटर में, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज प्रेजेंस ऑफ पोरफायरिन सिस्टम, जो कि पायरोल रिंग्स से मिलके बना है, एंड ऑफ कोर्स पायरोल रिंग्स के अराउंड देम देयर इज अ लिंकेज ऑफ दीज पर्टिकुलर मिथाइल ग्रुप्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैरोटेनॉइड्स की। कैरोटेनॉइड्स नेक्स्ट जो है हमने बात करी, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है। क्या कहा हमने इन्हें, सॉरी, एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्यों एक्सेसरी बोला, अभी मैंने आपको बताया, भले ही क्लोरोफिल बी हो या कैरोटेनॉइड्स हो, व्हाटएवर इज बीइंग टेकन अप बाय देम दे गिव इट टू क्लोरोफिल ए, ओके। तो एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, किस रंग का होता है, येलोइश से रेडिश कलर का होता है। अगर मैं कैरोटीन की बात करूं, जैसे बीटा कैरोटीन, ठीक है, हमने दो के बारे में देखना है, और दूसरा मैं बात करूं ज़ैंथोफिल, ठीक है। ज़ैंथोफिल के अंदर ब्रॉडली ल्यूटीन प्लस ज़ियाज़ैंथिन, ठीक है, और बीटा कैरोटीन, ठीक है। तो ये सारे मेरे कैरोटीन के अंदर आने वाले डिफरेंट टाइप्स हैं दैट आई गेट टू सी नाउ।
ये क्या करता है, लाइट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है किस स्पेक्ट्रम में। देखो जब मैं स्पेक्ट्रम शब्द का प्रयोग करती हूँ, दिस इज द एंटायर रेंज जो भी रेडिएशन रिसीव हो रहा है। देखो दे आर ऑल इन फॉर्म ऑफ, यू नो दैट दे आर ऑल रेडिएशन, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है, स्पेसिफिक वेवलेंथ है, ठीक है। हमें पता है कि जो भी हम रिसीव कर रहे हैं रेडिएशन राइट ऑन अर्थ जो फोटोसिंथेसिस के लिए यूटिलाइज हो रहा है, वो विजिबल लाइट का हिस्सा है, ठीक है। स्पेक्ट्रम जो होता है दैट इज एन एंटायर रिप्रेजेंटेशन फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ रेडिएशन की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है अलग अलग तरह के रेडिएशन की, और साथ ही साथ उनकी डिफरेंट वेवलेंथ्स है, ठीक है। और जहां पे हम बात करते हैं अब्जॉर्प्शन या एमिशन की, अब्जॉर्प्शन का मतलब है इन वेरी सिंपल टर्म्स एक पर्टिकुलर वेवलेंथ जो है वो अब्जॉर्ब होती है रेडिएशन की, एंड आफ्टरवर्ड्स देयर इज वन वेवलेंथ दैट इज एमिटेड आउट, जिसे हम एमिशन वेवलेंथ के नाम से भी जानते हैं, विच इज जनरली हायर इन दी, जो वेवलेंथ है दैट इज गोइंग टू बी हायर, ओके, वट एवर इज एमिटेड आउट, ठीक है। नाउ जो लाइट रेडिएशन है वो अब्जॉर्ब होते हैं कहाँ, स्पेक्ट्रम के जो मिडिल रीजन है उसके अंदर, जहां तक बात है हमारे कैरोटेनॉइड्स की, ठीक है। तो ये उन लाइट रेडिएशन को जो स्पेक्ट्रम के मिड में फॉल करते हैं उन्हें ये अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। ये फैक्चुअल है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। मेरे पिगमेंट में अगर मैं बोलूँ पोरफायरिन सिस्टम, पहली चीज जो दिमाग में आएगी वो होगी मेरा क्लोरोफिल है। अगर मैं कहूँ एक्सेसरी पिगमेंट्स, मुझे पता है मैं क्लोरोफिल बी या कैरोटेनॉइड की बात कर रही हूँ, ठीक है। चलो अब सबसे बड़ा काम जो कैरोटेनॉइड करते हैं, ये नेसेंट ऑक्सीजन को, देखो ये याद रखने वाला पॉइंट है, दे कन्वर्ट नेसेंट ऑक्सीजन टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ठीक है। एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट आपके एनसीईआरटी से ली गई है, टू बी वेरी प्रिसाइज, ठीक है। नेसेंट ऑक्सीजन टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ठीक है। क्लोरोफिल बी जो होता है इट इज येलो इन कलर, ठीक है। कैरोटेनॉइड्स, क्लोरोफिल बी, फाइकोबिलेंस, ये सारे के सारे एक्सेसरी पिगमेंट्स में आते हैं। मैंने आपको बताया क्यों आते हैं, क्योंकि ये किस में इन्वॉल्व है, इन दी कलेक्शन, किसमें, इन द कलेक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ लाइट एनर्जी टू क्लोरोफिल ए, ठीक है। जो भी कलेक्ट करेंगे एनर्जी, जो भी ट्रांसफर करेंगे एनर्जी, किसको करेंगे, कैरोटेनॉइड, क्लोरोफिल बी और फाइकोबिलेंस, ये सारे मिलके क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर करेंगे एनर्जी, ठीक है। नाउ अब आते हैं फाइकोबिलेंस पे। देखो फाइकोबिलेंस को देखोगे, दे आर, सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है इनकी, पानी में सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स हैं, ठीक है। ओपन टेट्रापायरोल रिंग, ओके, ये स्ट्रक्चर का पार्ट है फाइकोबिलिन की, हमें बहुत डिटेल में नहीं देखना है, बट टेट्रापायरोल रिंग्स आर प्रेजेंट, ठीक है। पॉइंट याद रखोगे, टेट्रापायरोल हमने पहले भी जो पायरोल रिंग सिस्टम है वो क्लोरोफिल ए के स्ट्रक्चर में भी देखा है, ठीक है। नाउ रेड और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है उनके अंदर फाइकोबिलिन्स आर प्रेजेंट, ओके। नाउ 3 टाइप हैं इसके, ठीक है। सबसे पहले फाइकोसाइनिन जो कि ब्लू कलर का है, ओके, इट इज वन टाइप ऑफ फाइकोबिलिन। येलो फाइकोसाइनिन, ठीक है। देखो सियान कलर अगर आ जाता है ना, CYAN, इट रेफर्स टू ब्लू, इमेजिन आई एम राइटिंग विद ब्लू, ठीक है। तो जो सियान कलर है दैट इज रिप्रेजेंटिंग कलर ब्लू, ठीक है। येलो फाइकोसाइनिन इज ब्लू इन कलर एंड फाइकोएरिथ्रिन रेड इन कलर, ठीक है। तो फाइकोसाइनिन, येलो फाइकोसाइनिन एंड योर फाइकोएरिथ्रिन, ऑल 3 ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट फाइकोबिलेंस, ठीक है। अब लाइट जो है, लाइट एक इंपॉर्टेंट सोर्स है किसके लिए, मेरे फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करने के लिए, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया स्पेक्ट्रम जो है, स्पेक्ट्रम इज एक्चुअली एन एंटायर रेंज, ठीक है। स्पेक्ट्रम जो हम रेफर करते हैं, हम ये कहते हैं कि स्पेक्ट्रम मीन्स एन एंटायर रेंज ऑफ रेडिएशन, ओके, विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एट एंड ऑफ द डे व्हाट वी आर रिसीविंग इज ऑल माई विजिबल लाइट, ठीक है। और विजिबल लाइट भी इस एक एंटायर स्पेक्ट्रम का ही हिस्सा है, राइट। तो अब क्या है, अब इस चीज को समझो, देखो क्या होता है, डिफरेंट जो पिगमेंट्स होते हैं, ओके, योर डिफरेंट पिगमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी टू अब्सॉर्ब अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, ओके। इसे ऐसे समझो,
ठीक है, ठीक है। तो पिगमेंट जो है वो लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करेगा एक गिवन पर्टिकुलर वेवलेंथ के अंदर, ठीक है। अगर विजिबल रेंज की बात करें तो करीबन 390 से, किससे, 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर की जो रेंज है, ठीक है, इस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम को फोटोसिंथेसिस के अंदर, this particular spectrum is utilized when it comes to the spectrum of radiation जो कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है, ठीक है। अब ये एक वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ठीक है। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन क्या है? ये वो रीजन है स्पेक्ट्रम का जिसमें फोटोसिंथेसिस कैरी आउट होता है। क्या है पार? व्हाट इज PAR? photosynthetically active radiation. It is that part of the entire spectrum, ठीक है। स्पेक्ट्रम किससे बना है? मेरे रेडिएशन के डिफरेंट वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसीज से। तो अगर मैं वेवलेंथ की फॉर्म में देखूं तो वो स्पेक्ट्रम जो रेडिएशन का है, ठीक है, दैट इज यूटिलाइज सो फार एज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज कंसर्न। भाई मुझे लाइट चाहिए, अब लाइट को किन मायनों में तुम मेजर करोगे, ठीक है, या तो तुम फ्रीक्वेंसी देखोगे या तुम वेवलेंथ देखोगे। यहां हम सारा कॉन्सेंट्रेशन वेवलेंथ पे रखेंगे, ठीक है। नाउ अब क्या है, टोटल जो सन से लाइट मिल रही है, ठीक है, 50% ऑफ द टोटल इंसिडेंट, एक तो है टोटल लाइट, लेकिन टोटल इंसिडेंट लाइट दैट विच इज फॉलिंग ऑन, ओके, दैट पार्ट ऑफ द टोटल इंसिडेंट विच इज फॉलिंग, द इंसिडेंट रेडिएशन इज PAR और द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ओके। जो इंसिडेंट लाइट है उसका जो 50% है दैट कम्स अंडर फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। नाउ ये दो पॉइंट है इसकी डेफिनेशन, एंड व्हाट पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ टोटल इंसिडेंट लाइट कम्स अंडर PAR, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्योंकि हम नॉर्मली देखते हैं कि देखो 400 से 700 जो है जनरली दैट इज माय रेंज ऑफ द विजिबल रेडिएशन, तो ऑफ कोर्स इस स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के अंदर तो ये कंप्लीट हो ही जाता है। प्लांट क्या करता है? प्लांट, ठीक है, जो 4 से 7% है, ठीक है, पार हमने देखा PAR जो है दैट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, नियरली तुम्हारे इंसिडेंट लाइट का 50% है, ठीक है, इंसिडेंट लाइट का। अब अगर मैं बोलूं प्लांट जो है वो PAR का कितना पार्ट यूज करता है, तो प्लांट इज एंटायर PAR में से सिर्फ 4 से 7% जो है उस लाइट का प्रयोग करता है, ठीक है। पहले हमने टोटल इंसिडेंट लाइट देखी, हमने कहा जी उसका 50% PAR है, PAR का 4 से 7% वो है जो प्लांट यूज करता है, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम को अगर थोड़ा सा डिटेल में देखें, क्योंकि पता है बार बार वेवलेंथ आएगी, स्पेक्ट्रम आएगा, हमें अभी दो ग्राफ्स देखने हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो स्पेक्ट्रम के बारे में जानना जरूरी है। दो तरह से मैंने स्पेक्ट्रम को डिवाइड कर दिया, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम। देखो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में तो मैं देखूंगी, मैं पढ़ूंगी उस वेवलेंथ ऑफ लाइट के बारे में जो कि अब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, तो वो पार्ट हो जाता है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का। जब मैं एक्शन स्पेक्ट्रम की बात करती हूं तो यहां पर मैं एक इनडायरेक्ट रिलेशन देखूंगी। मैं क्या मेजर करूंगी? मैं ये देखूंगी कि कितना ऑक्सीजन मेरा जो है वो टोटल कितना ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो बेसिकली रिलीज हो रहा है, उसके साथ मैं अपनी जो एक्टिविटी है उसे कोरिलेट करके देखूंगी, ठीक है। तो बेसिकली जब हम इन स्पेक्ट्रम्स की बात करते हैं, हम कहते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, किसका? जो हमें ये दिखाता है कि डिफरेंट जो पिगमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी पिगमेंट्स हम भले हम क्लोरोफिल ले रहे हैं, भले हम कैरोटेनॉइड ले रहे हैं, व्हाट इज द वेवलेंथ जिसको वो अब्जॉर्ब करते हैं, वो हमें अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की मदद से देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब रेडिएशन के जो नैनोमीटर्स हैं, ठीक है, जो भी उसके वैल्यूज हैं वो याद रखना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले हमने कहा वेवलेंथ है अगर 430 नैनोमीटर से 662 नैनोमीटर के बीच में, तो ये जनरली क्लोरोफिल ए के केस में देखने के लिए मिलती है, और अगर 455 नैनोमीटर से 644 नैनोमीटर है तो ये जो है ये क्लोरोफिल बी की जो
अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसका पार्ट है, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा वेवलेंथ जो 430 से 662 नैनोमीटर के बीच में फॉल कर रही है वो मेरा क्लोरोफिल ए अब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर यही वैल्यू 455 से 644 नैनोमीटर के बीच में फॉल कर रही है तो वो मेरा क्लोरोफिल बी अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अब एक्शन स्पेक्ट्रम पे आते हैं। देखो जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, क्या मैंने कहा मेरा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, उसको मैं जो मेरी अब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ है उसके बेस पर, उसके साथ with comparison to that I will look at what is my rate of photosynthesis along with the wavelength that is being absorbed. I try to look at both of them and the idea is how do I measure it? उसको मैं measure करूंगी amount of oxygen जो release हुआ है उसकी मदद से, ठीक है। तो अब एक पॉइंट पे और आते हैं। बहुत जो क्लोरोफिल ए और बी है इनका जो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ठीक है, इन दोनों को क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, इन दोनों की मदद से वी आर एबल टू इवैल्यूएट मेनी थिंग्स आउट ऑफ दिस स्पेक्ट्रम एरिया, ठीक है। ये जो तुम देख रहे हो ये डिफरेंट लाइट्स हैं, पर्पल, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। देखो हाउ योर फोटोसिंथेसिस रेट इज गोइंग टू वेरी डिपेंडिंग आप कौन सा लाइट यूज कर रहे हो। अगर इस ग्राफ को ढंग से समझो, देखो ये जो है ये तुम्हारा ब्लू लाइट रीजन है, ये तुम्हारा रेड लाइट रीजन है, ठीक है। इस ग्राफ को समझने की जरूरत है कि जो तुम्हारा विबग्योर है, विबग्योर क्या है, जो तुम्हारा स्पेक्ट्रम है, ठीक है। विबग्योर क्या है, हम शॉर्टकट में बोलते हैं दिस इज द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के अंदर द व्हाइट लाइट इज गोइंग टू गेट ब्रोकन इनटू दीज ऑल 7 कलर्स, ठीक है। ये तो हमें पता है, हमने पढ़ा है अपने 8th-9th क्लास में साइंस टेक्स्ट बुक में, ठीक है। जो हमें समझना है इससे डायग्राम से वो ये है, ये पीक जो तुम देख रहे हो बेसिकली ये जो तुम देख रहे हो, ठीक है, दिस पीक इज बेसिकली शोइंग यू योर हाउ योर फोटोसिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। अगर डिफरेंट स्पेक्ट्रम जो है इफ यू इवैल्यूएट लुकिंग एट देम कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस प्रोसीड करेगा, ठीक है, अलग अलग रीजन्स के अंदर, हाईएस्ट ब्लू रीजन में और रेड रीजन के अंदर, ठीक है। तो मेरा टेक्स्ट क्या बोलता है, दैट ब्लू एंड द रेड रीजन स्पेक्ट्रम वो जगहें हैं जहां पर मेरा फोटोसिंथेसिस जो है वो टेक प्लेस करता है, ठीक है। अभी हमने बात करी किसकी, अभी हमने बात करी तुम्हारे अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, ठीक है। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है, ठीक है, बेसिकली इस तरह से यू डिफाइन कि डिफरेंट वेवलेंथ्स के अंदर, देखो ये वेवलेंथ है और ये अब्जॉर्बेंस है लाइट की, ठीक है। जो डिफरेंट पिगमेंट्स हैं जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट हैं, ठीक है, उन्होंने जो अब्जॉर्बेंस किया और जो डिफरेंट वेवलेंथ्स आई हैं, बेस्ड ऑन दैट वी से क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटेनॉइड्स जो हैं, ठीक है, डिफरेंट एमिशन एरिया में, सॉरी डिफरेंट अब्जॉर्बेंस एरिया में डिफरेंट पीक्स हैं, ठीक है। तो ये हमें ये दिखा रहा है व्हाट डिफरेंट wavelength of the radiation is being absorbed by different pigments, ठीक है। तो तुम्हारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे वेरी करेगा, देखो ये तुम्हारा लाइट का अब्जॉर्प्शन है, ठीक है। हमने देखा इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर देयर इज अ राइज, इस पर्टिकुलर रेंज में देयर इज अ राइज, ठीक है। फिर हमने एक्शन स्पेक्ट्रम की मदद से हमने एक चीज और देखी कि किस तरह से जो हमारा rate of photosynthesis है along with the wavelength of light how it is varying. So these are different ways how you study the photosynthesis, especially जहाँ पर हम different spectra के different radiation और या उनके different wavelength की बात कर रहे हैं and how जो photosynthesis है it responds towards it, ठीक है। लेक्चर के शुरुआत में मैंने इस टर्म का यूज किया था फोटोसिस्टम। मैंने आपको कहा दिस इज एन एंटायर यूनिट, ठीक है। देखो होता क्या है बेसिकली, लेट्स लुक एट द स्ट्रक्चर। ये जो है ये मेरा थाइलेकॉइड का मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये मेरा स्ट्रोमा है, यहाँ मेरा थाइलेकॉइड का ल्यूमेन है, ठीक है। राइट इन द सेंटर ये जो आप देख रहे हो ना, दीज वेरी स्मॉल बॉल्स, ये मेरे पिगमेंट्स हैं, ठीक है। ये इतने सारे ये जो भी हैं ये क्या हैं, ये मेरे पिगमेंट्स हैं, ठीक है। ग्रीन को पिंक से लाइट करती हूँ, ठीक है। ये मेरा लाइट है, ठीक है, जो मेरा लाइट रेडिएशन फॉल हो रहा है और मेरा लाइट रेडिएशन जो है इट इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, सच दैट
जब ये पिगमेंट्स के ऊपर फॉल होगा, पिगमेंट्स लाइट को एक्सेप्ट करेंगे। ये आई मेरी लाइट, ये कहाँ आई, ये मेरे फोटो सिस्टम के अंदर एंटर हुई, ठीक है। अब मेरे डिफरेंट पिगमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट वेवलेंथ्स जो हैं उनको अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। नाउ ये जो है मैंने आपको बताया, दीज आर द डिफरेंट पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ठीक है। नाउ अब क्या है, इलेक्ट्रॉन। देखो सारी जो कहानी है वो इस इलेक्ट्रॉन के डोनेशन और इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टेंस पर चलेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के डोनेशन और इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टेंस पे चलेगी, ठीक है। ये क्या है, ये मेरा, दिस इज माय रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर का क्या मतलब हुआ, जहां मेरा मेन रिएक्शन जो है वो कैरी आउट हो रहा है, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, दिस पार्ट इज माय, दिस इज माय रिएक्शन सेंटर, ठीक है। अब आइडिया क्या है कि हमने देखा, हमने दो तरह से बात करी, हमने बात करी एक्सेसरी पिगमेंट्स के बारे में, और हमने बात करी प्राइमरी पिगमेंट के बारे में, ठीक है। भले ही वो मेरा क्लोरोफिल बी है, मेरे कैरोटेनॉइड्स हैं, ठीक है, या मेरे फाइकोबिलेंस हैं, एट एंड ऑफ द डे दे आर गोइंग टू प्रोवाइड ऑल द एनर्जी जो भी इन्होंने ट्रैप करी है उसका ट्रांसफर होगा और फाइनली प्राइमरी पिगमेंट के पास पहुंचाया जाएगा। प्राइमरी पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल ए, ठीक है। इस पूरे रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए, ठीक है, दिस इज द प्लेस वेयर इट हैपन्स, ठीक है। ये लाइट यहां अंदर आएगी, पहले एक्सेसरी पिगमेंट्स के पास जाएगी और एक्सेसरी पिगमेंट्स फिर आगे इससे मेन जो पिगमेंट है दैट इज योर क्लोरोफिल ए, ठीक है, जो तुम्हारा प्राइमरी पिगमेंट है उस तक ले जाएंगे, ठीक है। होगा क्या यहां से, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, हमारे पास आगे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स की एक लंबी चेन है, हम आगे देखेंगे, वी विल लुक एट इट, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, प्रेजेंस होगी तुम्हारे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की जो आगे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो फोटो सिस्टम क्या है, फोटो सिस्टम जो है वो एक एंटायर यूनिट है, ठीक है। अच्छा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC, बुक में इस शब्द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इस शब्द का प्रयोग किया गया है। ये मेरा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। देखो लाइट हार्वेस्टिंग नाम से पता चल रहा है लाइट को हार्वेस्ट करने का काम। बेसिकली जो भी तुम्हारी एनर्जी सनलाइट से, रेडिएशन से आ रहे हैं उनको पिगमेंट्स ट्रैप कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर तुम इस एरिया को देखो, इस एरिया की तरफ देखो, तो पिगमेंट्स क्या कर रहे हैं, तुम्हारी एनर्जी को हार्वेस्ट कर रहे हैं और आगे जो है मेन पिगमेंट की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को लाइट हार्वेस्टिंग कहेंगे। तो जो पूरा कॉम्प्लेक्स इस प्रोसेस को कैरी आउट कराएगा उसको हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का या LHC का नाम दे देते हैं, ठीक है। चलो अब क्या है, लाइट रिएक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले साइट देखो कहाँ पे टेक प्लेस होता है, ग्राना में टेक प्लेस होता है, ओके। मैंने कहा ये मेरा फोटोकेमिकल फेस है जहां पर कौन कौन से 3 मेजर रिएक्शन कैरी आउट होंगे, ठीक है। सबसे पहले लाइट का अब्जॉर्प्शन, भाई हमें पता है बिना रेडिएशन के तो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस की कहानी आगे नहीं बढ़ने वाली है। तो सबसे पहले मेरा लाइट का अब्जॉर्प्शन। सेकंड मेरा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर का स्प्लिट होना क्यों जरूरी है अभी देखेंगे, विल जस्ट लुक एट इट फ्यू सेकेंड्स फ्रॉम नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। और फाइनली भाई जिसके लिए सारी मेहनत हो रही है एनर्जी जनरेट करने के लिए, ATP और NADPH की फॉर्म में, ठीक है। अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH, ये 3 चीज़ें मेरे लाइट रिएक्शन की जो कहते हैं ना सोल हैं वो हैं,
ठीक है, नीट में 2018 में देखो ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो अब्जॉर्प्शन, ब्रेकिंग ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। नाउ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हमने अभी देखा। अच्छा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को एंटेने, ठीक है, एंटेना सिंगुलर, एंटेने प्लूरल, ठीक है। एंटेना जो होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का एक और नाम है, वो एंटेना है, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे फोटो सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, ओके। फोटो सिस्टम 1, ये मिलके बना होता है फोटो सिस्टम 1 से, ये मिलके बना होता है फोटो सिस्टम 2 से, ठीक है। लाइट हार्वेस्टेड सिस्टम का एक और नाम है, वो है एंटेने, ठीक है, सिस्टम्स, ठीक है। तो फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, ठीक है। दो फोटो सिस्टम्स हैं जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, ठीक है। रिएक्शन सेंटर जो होता है, अभी हमने देखा डायग्राम में कि रिएक्शन सेंटर हमेशा हर फोटो सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये बना हुआ होता है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से, और जनरली दोनों के अंदर, दोनों फोटो सिस्टम्स के अंदर ये जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, ठीक है, इट इज वन ऑफ द मेजर मॉलिक्यूल, ठीक है। और रिएक्शन सेंटर जो है इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट so far as PS1 and PS2 is concerned, ठीक है ना। अब क्या है, हम बात करेंगे इन दोनों फोटो सिस्टम्स के बारे में, ठीक है, जिसे हमने कहा फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, एब्रीवेट कर देते हैं, PS1 और PS2 की फॉर्म में फॉर्म करते हैं, इन्हें देखते हैं और इनके कुछ मेजर डिफरेंसेस जो हैं या इनके मेजर फीचर्स जो हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो, अगर रिएक्शन सेंटर जो है, ठीक है, हमने बात करी, अगर वहां पर जो तुम्हारा मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन है वो 700 नैनोमीटर का जो रेडिएशन है उसका है, देन वी से दैट पर्टिकुलर फोटो सिस्टम इज फोटो सिस्टम 1, या हमने कहा P700। ऐसे ही अगर जो हमारा फोटो सिस्टम 2 है, ठीक है, हम उसे P680 भी क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं बिकॉज द अब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट दैट हैज वेवलेंथ ऑफ 680 नैनोमीटर टेक्स प्लेस, ठीक है। इसीलिए फोटो सिस्टम 2 को P680 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नाउ PS1 का काम है साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन को कैरी आउट कराना, और वो भी इंडिपेंडेंटली ये कैरी आउट कराने में सक्षम है। अगर PS2 की बात करो तो नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन कैरी आउट कराता है, इलेक्ट्रॉन्स को पिकअप करता है, किस प्रोसेस के दौरान, फोटोलिसिस, जब पानी को ब्रेक किया जाएगा फोटोलिसिस के दौरान, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस की, वहां कौन प्रेजेंट होगा, वहां प्रेजेंट होगा PS1। अगर मैं बात करूं आउटर सरफेस टुवर्ड्स द स्ट्रोमा, दैट इज गोइंग टू बी माय प्रेजेंस ऑफ फोटो सिस्टम 2, ठीक है। अब सारे इलेक्ट्रॉन की कहानी जो है वो इलेक्ट्रॉन के डोनर्स और इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर्स के बीच में चलेगी, ठीक है। अब जो हम देखने वाले हैं आगे, ठीक है। अब होता क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर्स वो हैं जो इलेक्ट्रॉन को आगे पास करके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक पहुंचा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक जनरल टर्म जो है वो इनके लिए प्रयोग कर दिया, वो है इलेक्ट्रॉन कैरियर, ठीक है। अगर डायग्राम को ध्यान से देखो, ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे क्या, हम देखेंगे वाटर का ब्रेक होना, ठीक है। इस वाटर के ब्रेक होने से ये जो हमारा फोटो सिस्टम 2 है, हमारे पास कौन सा सबसे पहले फोटो सिस्टम आएगा, हमारे पास प्रेजेंस है P680 का, और ये जो P680 है ये एक्सेप्ट करेगा, ये ट्रांसफर करेगा तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। फियोफाइटिन, प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन, एंड देन फाइनली फोटो सिस्टम 1 तक, फोटो सिस्टम 1 फाइनली फ्रॉम देयर टू मेम्ब्रेन बाउंड आयरन सल्फर प्रोटीन्स, फेराडॉक्सिन, एंड फाइनली द फॉर्मेशन ऑफ NADPH। तो ये एक लंबा रास्ता है, ठीक है, जो तय करना है, इलेक्ट्रॉन को फाइनली पहुंचना है, सो दैट व्हाट वी गेट इन फॉर्म ऑफ द यील्ड इज NADPH। तो अल्टीमेटली इस पूरे प्रोसेस को जनरेट करना, इसे कैरी आउट करने का काम किस लिए, मेरी एनर्जी यील्ड के लिए, विच इज नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ NADPH। अभी हम डिटेल में देखेंगे, दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू, ठीक है। और जो वाटर का ब्रेकडाउन है, वाटर का ब्रेकडाउन क्यों हो रहा है, क्यों फोटोलिसिस कैरी आउट कराया जाता है, बेसिकली ये है जहां से मेरा जो
इलेक्ट्रॉन है वो डिराइव होगा, ठीक है। एंड दिस इलेक्ट्रॉन सबसे पहले पिगमेंट जो हमारे रिएक्शन सेंटर्स हैं, हमारे जो फोटो सिस्टम है, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली ये हमारे फोटो सिस्टम्स, डिफरेंट जो हमारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जहां तक हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की एंटायर स्टोरी है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, एक ओवरव्यू देखते हैं। हमारे पास क्लोरोफिल ए है जो हमारे PS2 के अंदर प्रेजेंट है। मुझे पता है क्लोरोफिल ए जो है वो क्या है, वो मेरा मेन पिगमेंट है। ये क्या करेगा, ये रेड लाइट की जो वेवलेंथ है जो कि 680 नैनोमीटर की है, अभी हमने देखा जो हमारा फोटो सिस्टम 2 है वो 680 नैनोमीटर की जो लाइट है दैट इज गेटिंग अब्सॉर्ब्ड बाय द फोटो सिस्टम 2, ठीक है। तो हमारा जो रिएक्शन सेंटर है वो हमारा रिएक्शन सेंटर के अंदर मैक्सिमम ऑल योर क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट, ठीक है। अगर मैं PS2 की बात कर रही हूँ, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये एक्साइटेड हो जाते हैं और ये दूसरे ऑर्बिट्स के अंदर जंप कर जाते हैं। मुझे बेसिक मेरे केमिस्ट्री के जो प्रिंसिपल्स हैं आई नो फ्रॉम देम कि इलेक्ट्रॉन एज सुन एज दे अब्सॉर्ब एनर्जी, ओके, दे go and they get transferred to a higher orbit, and this also reacts when 680 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है वो अब्सॉर्ब होती है, ठीक है। नाउ ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको एक्सेप्ट करते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फर्दर क्या करते हैं, उन्हें एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मदद से, किसकी मदद से, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मदद से, ठीक है। प्लीज इसमें कंफ्यूज मत करना, हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी देखी है, हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ये सिस्टम भी देख रहे हैं, दैट वाज पार्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, दिस इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देख रहे हैं, सो दैट रिमेन्स अ कॉमन नेम, ओके, ठीक है। अब होता क्या है, इस दौरान कुछ साइटोक्रोम्स होते हैं, ठीक है, विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज करियर मॉलिक्यूल, जो कि कैरी करते हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। ट्रांसफरिंग मैंने बताया डोनर और एक्सेप्टर की पूरी स्टोरी कैरी आउट होती है, ठीक है। एक डोनर से दूसरे एक्सेप्टर, दूसरे एक्सेप्टर से तीसरे एक्सेप्टर, एंड दैट्स हाउ योर इलेक्ट्रॉन मूव्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव करता है डाउनहिल टू फोटो सिस्टम 1। अब फोटो सिस्टम 1 पे जब पहुंच जाएगा उसके पास अपने पिगमेंट्स हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो फोटो सिस्टम 1 के होंगे ये एक्साइट हो जाते हैं जब 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ जो है उसको वो अब्सॉर्ब करते हैं। फाइनली इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 से ट्रांसफर हो जाते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स को, जो अभी हम देखेंगे, ठीक है। एंड दैट इज हाउ द एंटायर चेन इज बीइंग कैरीड आउट, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं फोटो सिस्टम 1 से फोटो सिस्टम 2 पे इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मदद से, तो ADP ATP में कन्वर्ट होता है, ठीक है। एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम PS1 टू NADP, तो यहाँ पर ये रिड्यूस होके NADPH बनाता है। यानी जब फोटो सिस्टम 1 से फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 पे जाएगा, ठीक है, ETS के दौरान, तो तुम्हारे ATP की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। जब फोटो सिस्टम 1 से NADP प्लस तक पहुंचेगा तो तुम्हारे NADPH की फॉर्मेशन होगी। बस ये 2 स्टेप याद रखना, कहाँ पे NADP बनेगा, कहाँ मेरा ATP है, कहाँ मेरा NADPH का फॉर्मेशन है, ठीक है। ना पूरी जो PS1 से PS2 से होते हुए फाइनली PS1 से जो NADP प्लस तक जाएगा, ये पूरी स्कीम को अगर तुम डायग्राम को देखो, इट लुक्स लाइक अ Z शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। इसीलिए इसे Z स्कीम नाम से भी जानते हैं। अब एक काम करते हैं, एक एक स्टेप को जो अभी हमने डिस्कस किया उससे इंडिविजुअली देखते हैं होता क्या है। सबसे पहले देखो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, पानी जो है वो H+O एंड इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में जो है बेसिकली वो ब्रेक हो जाता है, वाटर प्लस एनर्जी टू गिव 4 प्रोटॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन, द 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑब्टेन्ड बाय वाटर स्प्लिटिंग, ठीक है। मैंने कहा जो मेरे इलेक्ट्रॉन हैं ये यहां से ठीक है,
ये मेरे कहाँ चले जाएंगे, ये मेरे PS2 के पास चले जाएंगे। पानी के स्प्लिटिंग की बदौलत, फोटोलिसिस की बदौलत जो 2 इलेक्ट्रॉन मुझे मिले हैं वो मेरे फोटो सिस्टम 2 के पास चले जाएंगे, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है एक बहुत बड़ा बाय प्रोडक्ट है मेरे इस पर्टिकुलर फोटोलिसिस का, ठीक है। और ये ऑक्सीजन कहाँ रिलीज हो जाएगी, इन द ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड, ठीक है। साथ ही साथ मेरे पास H+ आयन भी बना है, ठीक है। तो ये प्रोटॉन्स भी जो हैं दे आर ऑल्सो रिलीज्ड इन द ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड, ठीक है। तो ऑक्सीजन और H+ जो है दोनों ही मेरे थाइलाकॉइड के ल्यूमेन के अंदर चले जाएंगे। नाउ नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। सबसे पहले नॉन फोटोफॉस्फोरिलेशन की बात करेंगे। देखो होता क्या है, इस प्रोसेस के दौरान ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP का फॉर्मेशन होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करते हैं वो एक नॉन साइक्लिक, एक साइकिल की फॉर्म में नहीं है, एक पॉइंट से शुरू होकर दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, बस कोई साइकिल फॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो नॉन साइक्लिक ठीक है। होता क्या है, नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 2 को इन्वॉल्व करते हुए एक नॉन साइक्लिक फैशन में इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका मूवमेंट होता है, ठीक है। फाइनली इन इलेक्ट्रॉन्स को NADP+ को रिड्यूस करके NADPH बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्लास्टोक्यूनोन वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहला प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है इलेक्ट्रॉन का, प्लास्टोक्यूनोन। प्लास्टोक्यूनोन, प्लास्टो का P और क्यूनोन का Q, तो हम इसे PQ भी कह देते हैं, ठीक है। प्लास्टोक्यूनोन जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ये सबसे पहला प्राइमरी एक्सेप्टर है मेरे इलेक्ट्रॉन्स का, कहां पे, इन फोटो सिस्टम 2, ठीक है। जहां फोटो सिस्टम 2 का पार्टिसिपेशन है, पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है प्लास्टोक्यूनोन, ठीक है। अब प्लास्टोक्यूनोन तो पहला हो गया, इसके बाद और भी बहुत सारे मेरे जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F और फाइनली प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F एंड फाइनली द प्लास्टोसाइनिन। सबसे पहला था प्लास्टोक्यूनोन। देखो इनके नाम याद रखने हैं, जिस फैशन में ये आते हैं, जिस मैनर में ये, पहले कौन सा आया, प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। लास्ट कौन सा आया, सॉरी पहले कौन सा आया, प्लास्टोक्यूनोन, सॉरी प्लास्टोक्यूनोन इज द फर्स्ट टू कम, प्लास्टोसाइनिन इज द लास्ट टू कम, ठीक है। तो इनका जो फैशन है, द वे इन विच दे आर प्रेजेंट, ठीक है, पहले B6 आएगा, फिर F आएगा, फिर मेरा प्लास्टोसाइनिन आएगा, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर द पैटर्न ऑल्सो, ठीक है। नाउ प्लास्टोसाइनिन लास्ट है, ठीक है। वहां से वो क्या करता है, फोटो सिस्टम 1 को जो भी इलेक्ट्रॉन है भाई वो पकड़ा देता है कि चलो हमारे पार्ट से नाउ द द साइकिल इज बीइंग कैरिड, अब आप यहां से कैरी फॉरवर्ड करो आगे, ठीक है। तो प्लास्टो साइनिन जो है दैट इज द लास्ट सो फार एज द फोटो सिस्टम 2 इज कंसर्न, फ्रॉम देयर इलेक्ट्रॉन गो टू फोटो सिस्टम 1, ठीक है। हमने देखा ये पार्ट है, दिस इज द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन निकले, दे आर द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डिफरेंट कैरियर्स के थ्रू होते हुए फाइनली हमने क्या देखा, NADPH का फॉर्मेशन, ठीक है। सो दिस इज हाउ द एंटायर चेन गेट्स कैरिड आउट, ठीक है। अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर सबसे पहले ऑफ कोर्स ATP इज फॉर्म्ड, ATP फॉर्मेशन किससे होगा, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं एक साइक्लिक मैनर में, बिल्कुल फ्लो करते हैं साइक्लिक मैनर में। अल्टीमेटली जो एक्सेप्टर है वो कौन है, PS1 है, ठीक है। अभी हमने देखा PS2 से लास्ट साइक्लिक का जो लास्ट प्रोडक्ट था दैट वाज प्लास्टोसाइनिन, उसने किसे प्रोवाइड करा, PS1 को, जो मेरा P700 भी है, ठीक है। अब PS1 P700 से आगे कहां जाएगा मॉलिक्यूल, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन्स आर फर्दर एक्सेप्टेड बाय फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस टू फेरेडॉक्सिन, ठीक है। फाइनली जो फेरेडॉक्सिन है, ठीक है, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, कुछ देयर आर सर्टेन कंपाउंड्स, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके फेरेडॉक्सिन में कन्वर्ट कर देते हैं। फेरेडॉक्सिन, ठीक है, आगे ट्रांसफर करेगा, कहाँ ट्रांसफर करेगा, फेरेडॉक्सिन से करेगा साइटोक्रोम B6 के अंदर, वो आगे करेगा साइटोक्रोम F के अंदर एंड फाइनली प्लास्टोसाइनिन के अंदर, ठीक है, ठीक है। प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस, ठीक है, कहाँ रिटर्न कर जाते हैं, दे रिटर्न बैक टू PS1, जहाँ से वो चले थे वहीं वो वापस पहुँच जाते हैं, ठीक है। सो दिस वाज PS1, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन से वापस यही PS1 के पास पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो वाया दिस पर्टिकुलर स्टेप PS1, ठीक है, देन फाइनली FRS से तुम्हारे फेरेडॉक्सिन, ठीक है, साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन, अगेन बैक टू फोटोसिस्टम 1, ठीक है। हमने देखा दिस इज दी ATP, बेसिकली ये क्या है, ये हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ठीक है। दीज वर द डिफरेंट, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, दीज आर द डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, ये जो इलेक्ट्रॉन था इसका ट्रांसफर, ठीक है। तो दिस इज हाउ द एंटायर प्रोसेस ऑफ योर फोटोफॉस्फोरिलेशन इज गोइंग टू गेट टेक प्लेस, ओके। कीमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है, हमने कहा ये वो मैकेनिज्म है जिसकी मदद से हम क्लोरोप्लास्ट के अंदर ATP के फॉर्मेशन को देखते हैं, ठीक है। देखो टारगेट क्या है, एनर्जी का प्रोडक्शन, एनर्जी बोले तो ATP, ठीक है। नाउ सिंथेसिस ऑफ ATP एक प्रोटॉन ग्रेडियंट के साथ थाइलाकॉइड में लिंक्ड है। ऐसे समझो कि ATP का जो सिंथेसिस है, इट हैज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन विद डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। देखो पहले तो प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब समझो। ग्रेडियंट का मतलब है वी हैव हाई कॉन्सेंट्रेशन एट वन प्लेस, वी हैव लो कॉन्सेंट्रेशन एट वन प्लेस, ठीक है, ठीक है। तो H+ एक जगह ज्यादा है, एक जगह H+ कम है। अभी हम देखेंगे डायग्राम में, समझेंगे इस चीज को डिटेल में। तो ये जो है ये क्या जनरेट करती है, ये एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है उसे जनरेट करता है अगर ग्रेडियंट प्रेजेंट है, ठीक है। और जो मेरा ATP सिंथेसिस होता है वो बहुत स्ट्रॉन्गली रिलेटेड होता है इस प्रोटॉन ग्रेडियंट के साथ। प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा तब मेरा ATP फॉर्मेशन जो है वो इजीली फैसिलिटेट हो पाएगा, ठीक है। अब स्टेप्स देखो, सबसे पहले क्या होता है, फोटोलिसिस के दौरान हमने देखा प्रोटॉन हमारा एक बाय प्रोडक्ट थे। ये प्रोटॉन क्या करते हैं, हमने देखा ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट निकला, ठीक है, निकला, लेकिन साथ ही साथ H+ आयन जो थे ये भी मेरे बाय प्रोडक्ट थे। और ये मैंने आपको बताया था कहाँ कलेक्ट हुए थे, दे गॉट कलेक्टेड इन द ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड, ठीक है, थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में ये कलेक्ट हो गए। नाउ प्रोटॉन दे गॉट ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस मेम्ब्रेन एज इलेक्ट्रॉन मूव टू फोटोसिस्टम, ठीक है। तो जो भी प्रोटॉन निकला वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर गया और साइड बाय साइड जो हमारे डिफरेंट फोटो सिस्टम्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। और इन प्रोटॉन्स ने क्या किया, दे क्रॉस द मेम्ब्रेन एंड फाइनली ये वो प्रोटॉन्स हैं जो फर्दर फ्यूचर में प्रोटॉन ग्रेडियंट का डेवलपमेंट, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन जो ग्रेडियंट बनेगा, ये प्रोटॉन मदद करेंगे हमें उस ग्रेडियंट को डेवलप करने में, ठीक है। द कंपोनेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस आर ATP सिंथेस, प्रोटॉन ग्रेडियंट, अभी हमने देखा प्रोटॉन ग्रेडियंट का कैसे जनरेशन हुआ है अक्रॉस द ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड, और तीसरी जो हमें रिक्वायरमेंट है वो है प्रोटॉन पंप, ठीक है। ATP सिंथेस बेसिकली ये हमारी ATP के फॉर्मेशन में जो एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा वो हमारी मदद करेगा। अभी हमने ऊपर देखा कि किस तरह से प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन हुआ है एंड ऑफ कोर्स देयर इज प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन पंप जो कि फैसिलिटेट कराएगा मूवमेंट में आयंस की, ठीक है। अब आ जाते हैं
एटीपी सिंथेज के स्ट्रक्चर के अंदर हमने कहा एटीपी के फॉर्मेशन के लिए दिस इज वन ऑफ द मेजर एंजाइम दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मैंने कहा मेरा एटीपी सिंथेज जो है वो 2 सब यूनिट्स का बना है, F0 एंड F1, ठीक है, 2 पार्टिकल्स या 2 यूनिट्स का बना हुआ है। अगर इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, दिस इज माय F1 कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज माय F0 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जो F0 सब यूनिट होती है ये मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड रहती है, ठीक है। अगर मैं बोलूं बेसिकली दिस इज माय मेम्ब्रेन पार्ट, ओके, ये मेरा मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये जो है ये मेरा F0 पार्ट है, ठीक है। दिस इज माय मेम्ब्रेन जिसके अंदर मेरा F0 पार्ट या F0 जो यूनिट है वो सब यूनिट है वो प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या करता है, ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन का क्या मतलब हुआ, ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब हुआ दैट स्पैन्स अलोंग मेम्ब्रेन, ठीक है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन फॉर्मिंग अ चैनल, ठीक है। दैट इज कौन कर रहा है, F0 कॉम्प्लेक्स कर रहा है, ठीक है। ये क्या करेगा, ठीक है, अब चैनल तो ये बन गया, देखो ये है, दिस इज माय F0, ठीक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज माय F0। ये क्या कर रहा है, ये एक चैनल फॉर्म कर रहा है, किसके लिए, प्रोटॉन की मूवमेंट के लिए, किसकी, दिस इज द चैनल, किसके लिए, प्रोटॉन की मूवमेंट के लिए, ठीक है, ठीक है, मूवमेंट के लिए। दूसरी चीज, ठीक है, अब F1 सब यूनिट की बात करते हैं। F1 सब यूनिट हमने देखा ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, कहां प्रेजेंट होता है, आउटर सरफेस पे, ठीक है, F1, ठीक है। तो जो F1 है, F1 जो है ये दिस इज दी F1 आउटर सरफेस पे थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के, ठीक है। नाउ अब अगर किसी भी तरह की कोई कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होती है, ठीक है, चेंज इन कॉन्फॉर्मेशन क्यों होती है, बिकॉज अगर किसी तरह के H+ आयन में कोई चेंज आता है प्रोटॉन के ग्रेडियंट में, ठीक है, इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द ओवरऑल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नाउ अब दिस इज, लुक एट दिस डायग्राम वेरी केयरफुली, ठीक है। हमने क्या देखा, हमने फोटोलिसिस ऑफ वाटर देखा, हमने देखा फोटोसिस्टम 2 जो मेरे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का पार्ट था, ठीक है। हमने देखा ये हमारा फोटोसिस्टम 1 है जो एंटायरली इंडिपेंडेंटली मेरा साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कैरी आउट करा रहा है, ठीक है। अभी हमने बात करी कि जब पानी का ब्रेकडाउन हुआ तो किसका रिलीज हुआ, मेरे H+ आयन का रिलीज हुआ, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली दैट इज ऑल शोइंग यू माय H+ आयन, दे आर माय प्रोटॉन्स जो कि हाई H+ और लो H+, ठीक है। ये क्या है, ये मेरा ग्रेडियंट डेवलपमेंट है, ठीक है। फाइनली व्हाट हैपेंस, ये जो है दिस इज माय ये जो स्ट्रक्चर है ये मेरा, एक मिनट, ये स्ट्रक्चर मेरा ATP सिंथेज है, ठीक है, ठीक है। अब मैंने देखा मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है, ठीक है। एक साइड पर जहां मेरा प्रोटॉन ज्यादा है, ठीक है, वेयर प्रोटॉन इज हाई, जहां प्रोटॉन हाई है it is going to be very positive, and the side where the proton is going to be lesser as compared to the side जहां प्रोटॉन ज्यादा है, उसके रिलेटिव वो जो साइड है जहां प्रोटॉन कम है वो somewhat नेगेटिव होगी। सो टुवर्ड्स दिस साइड द ग्रेडियंट जो है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्या है, बेसिकली हमने देखा H+ ज्यादा H+ कम है। अगर मैं वहां पर if I look at the overall जो डेवलपमेंट ऑफ
towards a positive side and a negative side I look at. जहाँ H plus ion ज़्यादा है, that's a very positive end as compared to the side जहाँ H plus ion जो है वो कम है, relatively मैं देखूँ, so that is going to be somewhat negative. Okay. Now ये तुम्हारा वो enzyme है which carries out formation of your ATP, that is nothing but your ATP synthase. ये जो है ये F0 है, this is the F1 सब यूनिट या F1 कॉम्प्लेक्स कह लो, यू कैन कॉल इट एनीथिंग, और यहाँ पर तुम्हारा ATP का जो फॉर्मेशन है दैट इज फाइनली गोइंग टू गेट कैरिड आउट. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट डेवलपमेंट ऑफ हाउ द कीमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है जो कि ATP फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. एक बार इसके स्टेप्स को ब्रीफ कर लेते हैं. प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो मेम्ब्रेन के आउटसाइड सरफेस पे है और ये ट्रांसफर करते हैं जो H जो तुम्हारा बेसिकली तुम्हारा H कैरियर की तरह से एक्ट करता है. ठीक है, जब ये H कैरियर तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन कैरियर तक पास कर देते हैं, कहाँ पर, इनर मेम्ब्रेन पे, तो प्रोटॉन जो है वो तुम्हारे मेम्ब्रेन के ल्यूमेन, थायराइड मेम्ब्रेन के ल्यूमेन के अंदर रिलीज हो जाता है. NADP रिडक्टेज एंजाइम है जो तुम्हारे स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है. फाइनली प्रोटॉन्स NADP प्लस को रिड्यूस करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, एंड फाइनली स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन जो है वो कम हो जाते हैं और ल्यूमेन के अंदर ज़्यादा अक्यूमुलेट हो जाते हैं, pH डिक्रीज होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, एंड दैट्स हाउ दीज आर दोज कंडीशंस विच गेट डेवलप्ड सो फार एज कीमियो-ऑस्मोटिक थ्योरी इज कंसर्न. ठीक है, ब्रेकडाउन होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट का, एनर्जी रिलीज होगी विच इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द स्ट्रोमा थ्रू द transmembrane channel of F0 enzyme of the ATP synthase. ठीक है, so that is breaking of the gradient. ठीक है, so this is all about the light reaction. How do we finally end up forming the energy? डार्क रिएक्शन क्यों पिक्चर में आया? डार्क रिएक्शन एक सेकेंड पार्ट है जिसे हम फोटोसिंथेसिस के रिलेशन में देखते हैं. जो भी हमारा प्रोड्यूस है, ATP है या NADPH है, हाउ इट इज गेटिंग यूटिलाइज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शुगर्स, वो जो एस्पेक्ट है उसे हम डार्क रिएक्शन के अंदर देखते हैं. ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं जो भी प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन के, जैसे ऑक्सीजन है, NADPH है और ATP है, हमें पता है. ऑक्सीजन एयर में डिफ्यूज हो जाती है, भाई गैस रिलीज हो गई है, और ATP और NADH जो है वो खाना बनाने के लिए यूज होती है, बेसिकली प्लांट्स के लिए शुगर का सोर्स है. ठीक है, तो हम इस पर्टिकुलर डार्क रिएक्शन को बायोसिंथेटिक फेज का नाम दे देते हैं क्योंकि हम कुछ बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस करने वाले हैं जो कि बेसिकली हमारी शुगर्स हैं. ठीक है, ये जो है इसका इन टर्म्स ऑफ एनी कोरिलेशन इट इज ये जो है ये इंडिपेंडेंट है, इसमें लाइट का कोई रोल नहीं है. लेकिन अगर तुम प्रोडक्ट देखो लाइट रिएक्शन के तो ये उनको यूटिलाइज करता है. डार्क रिएक्शन, कार्बन रिएक्शन, बहुत सारे नाम हैं डार्क रिएक्शन को डिनोट करने के लिए. ठीक है, डार्क रिएक्शन स्टॉप्ड हो जाता है कुछ बार जब लाइट जो होती है वो अनअवेलेबल होती है, नॉट इमीडिएटली, प्रूविंग दैट दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट. ठीक है, कुछ बार हमने कहा CO2 कंबाइंस विद वाटर, क्या फॉर्म करने के लिए? शुगर फॉर्म करने के लिए. ये दो तरीके हैं एसिमिलेशन को कैरी आउट करने के लिए. ठीक है, द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड दैट एंटर्स रिएक्शन, एक 3 या 4 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड की फॉर्म में भी. ठीक है, देखो सबसे पहले हमने क्या कहा, हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमिलेशन है. हमने देखा 2 पाथवे हैं, C3 पाथवे, केल्विन पाथवे, या फिर जिसे हम हैच एंड स्लैक पाथवे भी बोलते हैं या C4 पाथवे भी बोलते हैं. दैट इज ऑल्सो वन वे टू फॉर द एसिमिलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अगर C3 पाथवे को फॉलो किया जाता है, पहला प्रोडक्ट हमने कहा या तो हमें 3 कार्बन वाला कोई एसिड मिलता है या फिर हमें 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. ठीक है, सो जनरली अ 3 कार्बन एसिड इज ऑब्टेन्ड एज अ फर्स्ट प्रोडक्ट जब हम C3 साइकिल को कैरी आउट करते हैं. अगर यहीं पर C4 साइकिल को कैरी आउट किया जाए तो 4 कार्बन से बना हुआ जो प्रोडक्ट है वो हमें मिलता है. सो व्हाट वी गेट अ C4 एसिड या फिर हम ऑक्सैलो
एसिटिक एसिड या ऑक्सैलो एसिटेट कह लो, कुड बी एनीथिंग, ठीक है। दिस इज योर PGA शॉर्टकट याद करने के लिए, OAA लगाओ रट्टा, ठीक है। साइकिल्स में सिर्फ समझना है, नाम याद करने, एंजाइम पता होना चाहिए, सीक्वेंस पता होना चाहिए, एंड रेस्ट इज मगिंग अप। कॉन्सेप्ट क्लियर होते ही मग अप कर लो, बिकॉज ऑफ कोर्स ब्रेन में रिटेन करना जरूरी है, तो थोड़ी सी मगिंग अप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ केल्विन साइकिल की बात करते हैं। अभी हमने देखा, हमने क्या बोला जी, ये जो है हमने इसे बोला C3 साइकिल, ठीक है। क्यों बोला C3 साइकिल अभी पता चलेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स के अंदर होती है, भले ही हम C3 या C4 प्लांट देखेंगे। C4 प्लांट वो हैं जिनमें C4 साइकिल कैरी आउट होती है, जिसे हमने हैच एंड स्लैक साइकिल भी बोला, हमने देखा। डिटेल में C4 के बारे में देखेंगे, C4 होते क्या हैं और क्यों C4 बोलते हैं, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया, जो पहला हमारा प्रोडक्ट जो है, बेसिकली वी आर गोइंग टू गेट अ 4 कार्बन एसिड, इसलिए हमने साइकिल का नाम C4 कर दिया। और C3 साइकिल जब रन होती है तो C3 3 कार्बन वाला एसिड इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट, ठीक है। तो नाउ इन दैट केस C3 और C4 दोनों ही साइकिल को कैरी आउट कराने का काम सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स करते हैं, ठीक है। कहाँ पे होती है? मीजोफिल सेल्स के अंदर होती है। पहला स्टेबल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट जो है, ठीक है, वो 3 कार्बन की फॉर्म में है, हमने देखा PGA है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है वो कितने कार्बन का बना है, या तो क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है या क्वेश्चन बन सकता है कि जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बना है, ठीक है, उसका नाम क्या है, ठीक है। देन प्रोडक्ट का नाम दिया रहेगा, दे कैन आस्क यू कि किस साइकिल के अंदर 3 कार्बन जो कंपाउंड है दैट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, किसी भी तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। बट एट एंड ऑफ इट इफ यू रिमेंबर योर साइकिल, कोई भी MCQ आ जाए हम फेस कर लेंगे, ठीक है। चलो अब यहां पर देखते हैं, देखो सबसे पहले क्या है, 3 फेजेस में कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजेनरेशन, 3 फेजेस के अंदर कार्बोक्सिलेशन मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ नहीं है, CO2 मॉलिक्यूल को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है इन द रिएक्शन। कार्बोक्सिलेशन सिंपल टर्म्स क्या एडिशन करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन होना है, ठीक है, पहला। दूसरा रिडक्शन, रिडक्शन का क्या मतलब होता है, रिडक्शन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। सिंपल केमिस्ट्री से हमें पता है व्हाट इज रिडक्शन, रिडक्शन मीन्स यू आर इंट्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन, ओके। थर्ड प्रोसेस इज रीजेनरेशन, ठीक है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजेनरेशन, ये 3 मेन प्रोसेस है जो तुम्हारी केल्विन साइकिल को इन 3 स्टेप्स की फॉर्म में टोटली समराइज किया जा सकता है, ठीक है। हमने कहा कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजेनरेशन, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वी विल स्टार्ट विद स्टेप 1। व्हाट इज माय स्टेप 1? इट इज कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBP, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले RuBP हमने शॉर्टकट करके बोला है फॉर द कंपाउंड जिसका नाम है राइब्यूलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, ठीक है। 2 फॉस्फेट ग्रुप का प्रेजेंस है पहले और 5वें कार्बन पे, इसीलिए 1,5 बिसफॉस्फेट, ठीक है, ओके। एंड राइब्यूलोज जो है दैट इज रेफरिंग टू योर, ऑफ कोर्स दैट इज योर 5 कार्बन कंपाउंड। तो राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जो है बेसिकली ये क्या है, ये तुम्हारा सबसे पहले हमने कहा हमारा रिएक्शन है कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। RuBP से हम बिगिन कर रहे हैं, तो दिस इज माय RuBP, ठीक है। हमने कहा प्रोसेस में व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंट्रोड्यूस CO2, कार्बोक्सिलेशन करना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, इट विल this ribulose 1,5 bisphosphate, okay, it will get with the help of carboxylation reaction, it will get converted into first 3 carbon compound, जिसे हमने कहा RuBP से बनेगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट, पहला 3 कार्बन एसिड 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तब जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ, ठीक है, when RuBP in the reaction of carboxylation, it will interact with CO2 and water,
और ये CO2 और वाटर कहाँ से आएंगे? एटमॉस्फेयर में हमें पता है भाई कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है, तो मेरे पास जो इनिशियल पहला कंपाउंड बन के आएगा जब RUBP इंटरैक्ट करेगा CO2 प्लस वाटर के साथ, इट विल फाइनली गिव मी द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट विच इज अ 3 कार्बन प्रोडक्ट जिसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। नाउ सेकेंड स्टेप में ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है, ठीक है, ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट आगे प्रोसीड करेगा, ठीक है। अब एक बार इस स्टेप के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा RUBP क्या है? इट इज माय प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। इसने कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट की और क्या बना दिया? 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। ये 5 कार्बन कीटोस शुगर है। कौन? RU, ठीक है। ये एक 5 कार्बन की बनी हुई कीटोस शुगर है, ठीक है। अगर इसका नेचर देखोगे, इसका केमिस्ट्री देखोगे, ठीक है। अच्छा, एक बड़ा ही अद्भुत और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसका नाम है रूबिस्को, ठीक है। रूबिस्को वो एंजाइम है। रूबिस्को का अगर आप इफ यू लुक एट द फुल नेम ऑफ दिस एंजाइम, इसका नाम है RUBP कार्बोक्सिलेज, ठीक है। ये एंजाइम क्या करता है? इट कैटेलाइजेस फिक्सेशन ऑफ CO2 टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA। ये क्या करता है? ये फिक्स कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को किसकी फॉर्म में? 3-फॉस्फोग्लिसरेट की फॉर्म में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट की फॉर्म में है, जो कि मेरा पहला स्टेबल 3 कार्बन एसिड है, ठीक है ना, ठीक है। अब ये जो है ये मेरा फर्स्ट स्टेबल इंटरमीडिएट है जो कि एक मॉलिक्यूल CO2 को फिक्स करके बना है, दैट इज माय 3-फॉस्फोग्लिसरेट। तो ये हुआ पहला स्टेप, कार्बोक्सिलेशन। अब आ जाओ दूसरा स्टेप जिसे हम कहते हैं रिडक्शन। रिडक्शन के अंदर क्या होता है? दिस इज माय सेकंड स्टेप जिसे मैंने कहा रिडक्शन। यहां पर क्या होता है? बहुत सारे रिएक्शंस कैरी आउट होते हैं, ठीक है। रिडक्शन मैंने बताया 3-फॉस्फोग्लिसरेट बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। रिडक्शन इन सिंपल टर्म्स। यहां पर क्या होता है? एनर्जी का यूज होता है। ये एनर्जी कहां से आई थी? ये एनर्जी आई थी मेरे लाइट रिएक्शन के बाय प्रोडक्ट से, ठीक है। कहां से आई थी? लाइट रिएक्शन के बाय प्रोडक्ट से। नाउ रिडक्शन की मदद से, ठीक है, ATP NADPH को यूज करते हुए, देखो ATP ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेक हो जाएगा और NADPH NADP प्लस और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, एनर्जी रिलीज होगी और क्या बनेगा? क्या आउटकम मिलेगा मुझे इस रिएक्शन में? ट्रायोस फॉस्फेट, दैट विल बी माय नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई विल गेट, ठीक है। नाउ ये जो ट्रायोस फॉस्फेट होता है, इस ट्रायोस फॉस्फेट की मदद से व्हाट इज ऑब्टेन्ड लेटर, ठीक है। ट्रायोस फॉस्फेट तो इस साइकिल का पार्ट है, ओके। ट्रायोस फॉस्फेट को फर्दर यूज करके, ठीक है, सुक्रोज और स्टार्च को जनरेट किया जाता है। ऑफ कोर्स सुक्रोज इज माय शुगर एंड स्टार्च इज माय कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो जो मुझे रिडक्शन का आउटकम मिला वो मिला ट्रायोस फॉस्फेट की फॉर्म में, जो कि आगे चल के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या शुगर्स बनाने के लिए यूज होगा, ठीक है। तो ये जो स्टेप था, दिस स्टेप इज माय सेकेंड स्टेप ऑफ दिस साइकिल। कहां से? 3-फॉस्फोग्लिसरेट से ट्रायोस फॉस्फेट का फॉर्मेशन, ठीक है। 2 ATP, अगर मैं एक CO2 मॉलिक्यूल लेती हूं, ठीक है, तो 2 ATP फॉस्फोरिलेशन और 2 NADPH मेरे रिडक्शन के लिए यूज होते हैं। दीज आर बेसिक फैक्ट्स दैट वी हैव टू रिमेंबर, ठीक है ना। जो तीसरा और फाइनल स्टेप है वो है मेरा रीजेनरेशन ऑफ RUBP, ठीक है। यानी राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट से जो मैंने रिएक्शन शुरू किया था C3 साइकिल का पहला, ठीक है, वापस उसको रीजेनरेट करना है, ठीक है। होता क्या है रिएक्शन में? एक ATP यूज होता है फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए, RUBP को जनरेट करने के लिए। RUBP इंपॉर्टेंट है ताकि मैं अपनी साइकिल को आगे प्रोसीड कर सकूं, क्योंकि अल्टीमेटली RUBP क्या है? मेरा कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो रीजेनरेशन प्रोसेस के अंदर यूटिलाइजिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, there is regeneration of this ribulose bisphosphate, ठीक है। So this is my final and the last step of
C3 साइकिल। ठीक है, तो मैंने क्या देखा, ग्लूकोज मेरा 6 कार्बन कंपाउंड है, 6 मॉलिक्यूल CO2 के और 6 साइकिल मेरी केल्विन साइकिल के। क्यों इंपॉर्टेंट है? मेरा 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है 2005 में, यानी अगर मैं 6 केल्विन साइकिल कैरी आउट करूं तो मुझे कितने CO2, 6 CO2, 18 ATP, 12 NADPH की रिक्वायरमेंट है, और यील्ड क्या होगी, 12 NADP, 18 ADP और 1 ग्लूकोज जो है 18 ATP, 18 ADP, 12 NADP, 1 ग्लूकोज। ठीक है, नाउ RUBP कार्बोक्सिलेज जो हमने रुबिस्को पढ़ा था, ठीक है, उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि वो ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी, इट इज व्हेन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, ठीक है, तो वो ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी दिखाता है। ठीक है, इसीलिए RUBP कार्बोक्सिलेज को, RUBP कार्बोक्सिलेज को हम RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज भी कहते हैं। ठीक है, तो RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, रुबिस्को। ठीक है, नाउ C4 पाथवे देखते हैं। C4 पाथवे हैट्सलैक पाथवे कहलाता है। जनरली ट्रॉपिकल ड्राई रीजन प्लांट्स जो होते हैं दे एग्जिबिट C4 पाथवे। सबसे पहला जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट बनता है वो है ऑक्सैलो एसीटेट, वेरी इंपॉर्टेंट। 4 कार्बन कंपाउंड है, पहला स्टेबल 4 कार्बन एसिड है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक है, C4 प्लांट्स के पास C3 पाथवे भी जो होता है दैट इज ऑल्सो रनिंग एज अ मेजर बायोसिंथेटिक पाथवे शुगर्स को बनाने के लिए, एंड अपार्ट फ्रॉम C3 दे हैव C4 साइकिल ऑल्सो। ठीक है, C4 साइकिल को ऐसा क्या फीचर है C4 साइकिल वाले इन C4 प्लांट्स के अंदर जो इन्हें C3 प्लांट्स से अलग करता है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले एक बहुत ही स्पेशल तरह की लीफ एनाटॉमी जो है, ठीक है, जिसे हम क्रैंग्स एनाटॉमी कहते हैं, दैट इज प्रेजेंट इन C4 प्लांट्स। दूसरा जो इनके अंदर, जो इनके पास एक इंपॉर्टेंट इनका एक फीचर है वो है कि ये बहुत हाई टेम्परेचर को और बहुत ज़्यादा लाइट को, टेम्परेचर को और लाइट को, इन एबायोटिक फैक्टर्स को ये जो C4 प्लांट हैं ये बियर कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा या लाइट बहुत ज़्यादा हो तो दीज प्लांट C4 प्लांट्स कैन बियर इट। तीसरा, फोटो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है, ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस को ये लैक करते हैं। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम बायोमास की जो प्रोडक्टिविटी है ओवरऑल, जो अगर आप प्रोडक्टिविटी देखोगे एज अ as a result what these plants are generating, प्रोडक्टिविटी हाई है, क्योंकि जाहिर सी बात है लॉसेज इन फॉर्म ऑफ फोटो रेस्पिरेशन बहुत ही कम है। शुगर केन, सोरगम, मेज या कॉर्न के अंदर C4 साइकिल इज प्रेजेंट। मैंने बताया क्रैंग्स एनाटॉमी इज अ वेरी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनाटॉमी दैट इज प्रेजेंट इन C4 प्लांट्स, जो इनको एनेबल करती है बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स शो करने के लिए एज कंपेयर टू अ C3 प्लांट। ठीक है, जनरली जो तुम्हारे C4 प्लांट के लीव्स होते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, C4 प्लांट के जो लीव्स होते हैं इनके पास प्रेजेंस होती है मीजोफिल सेल्स की। ठीक है, दूसरा बंडल शीथ सेल्स की। ठीक है, बंडल शीथ सेल्स का नाम बहुत बार आएगा, हमने इसे एब्रिवेट कर दिया है BSC। ठीक है, बंडल शीथ सेल BSC। ठीक है, अब अगर C4 प्लांट्स के लीव्स को देखो, इनके पास प्रेजेंस होती है लूजली अरेंज्ड मीजोफिल सेल्स की। ठीक है, जो कि अरेंज्ड होते हैं बंडल शीथ सेल्स के बीच में। ठीक है, बंडल शीथ सेल्स हैं एंड इन बिटवीन कुछ मीजोफिल सेल्स हैं। ठीक है, फिक्सेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की मीजोफिल सेल्स में, और यहाँ पर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनको फॉर्म करते हैं, और केल्विन साइकिल जो है वो कैरी आउट होगी बंडल शीथ सेल्स के अंदर। अब क्रैंग्स एनाटॉमी, क्योंकि इनका एक बड़ा यूनिक फीचर है तो उसके चलते चलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। क्रैंग्स का मतलब होता है रीथ। ओके, बहुत सारे बंडल शीथ सेल्स जो होते हैं उनकी बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती है इस तरह की क्रैंग्स एनाटॉमी के को शो करने वाले C4 प्लांट्स के अंदर।
ठीक है। और ये जो बंडल शीथ सेल्स होते हैं इनके पास सबसे ज़्यादा किस चीज़ की प्रेजेंस है, क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस होती है, ठीक है। साथ ही साथ बंडल शीथ सेल्स जो हैं ये, इसको मैं बंडल शीथ cells, they are impervious to any kind of gaseous exchange that is taking place, ठीक है। कोई इंटरसेलुलर सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, सॉरी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है, दे आर वेरी टाइटली प्लेस्ड सेल्स दैट आर प्रेजेंट, ठीक है। और बंडल शीथ सेल्स जो हैं, सेल्स जो वैस्कुलर बंडल के आसपास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऐसे बंडल शीथ सेल्स का प्रेजेंस होता है। खैर ये पॉइंट हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। दिस इज योर C4 साइकिल, ठीक है। अब एक बार C4 साइकिल देख लेते हैं। देखो C4 साइकिल में क्या होता है, दिस इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, PEP, ठीक है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट अलॉन्ग विद HCO3, ठीक है। फर्स्ट इट अंडरगोज अ प्रोसेस ऑफ फिक्सेशन, यहां पर तुम्हारा C4 एसिड बनेगा, ठीक है। पहले तो ये है, दीज आर द मेसोफिल सेल्स, sorry, these are the mesophyll cells and these are the bundle sheath cells, ठीक है। now mesophyll cells के अंदर this is the phosphoenol pyruvate, HCO3, okay। now ये दोनों के दोनों इंटरैक्ट करते हैं, there is fixation of कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन है बेसिकली, ठीक है। योर C4 एसिड इज बीइंग फॉर्म्ड, ये प्लाज्मोडेस्मेटा है, हमें पता है, दे फॉर्म कनेक्शन, दीज आर द प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। ये कनेक्शन फॉर्म करते हैं दो सेल्स के बीच में, ठीक है। जो मेरा C4 एसिड बना है दैट विल गेट ट्रांसपोर्टेड टू द बंडल शीथ सेल्स, यहाँ पर ये डीकार्बोक्सिलेशन साइकिल में जाएगा, देयर विल बी रिलीज ऑफ CO2, फाइनली C3 एसिड विल बी फॉर्म्ड, it will get transported, C3 acid, finally there is regeneration process, ठीक है। तो basically this is how my C4 cycle is going to operate between the mesophyll cells, involving the mesophyll cells and the bundle sheath cells, जहां पर fixation है, transport है, decarboxylation है, वापस transport है, and there is again regeneration back of the phosphoenol pyruvate, from where the cycle began it ended over here, but it is taking place in two different compartments, mesophyll cells and bundle sheath cells, ठीक है। कैम प्लांट्स जो हैं ये ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए बहुत अच्छे से अडेप्टेड होते हैं, ठीक है। एंड ये जो प्लांट्स हैं इनके जनरली स्टोमेटा जो है वो रात के टाइम पे ओपन रहते हैं और डे टाइम में क्लोज रहते हैं, और ये इनकी मदद करता है जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है उसको या पानी का जो I mean the way water is getting out, that thing the water can get conserved, ठीक है, because of this. रात के टाइम पे they fix organic compounds and during the day time जो तुम्हारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको ब्रेक करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करके वापस जो तुम्हारी केल्विन साइकिल है एंटर करता है। कैक्टस एंड पाइनएप्पल दे आर वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स, ठीक है। हमने देखा साइकिल में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट पहला कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर है, ठीक है। 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है जो कि मेसोफिल सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। एंजाइम PEP कार्बोक्सिलेज या जिसे हम PPPase भी कह देते हैं, वो कैटलाइज करता है इस रिएक्शन को। मेसोफिल सेल्स के अंदर पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा OAA या C4 4 कार्बन वाला ऑक्सैलो एसीटेट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है। मेसोफिल सेल्स के पास प्रेजेंस नहीं होती है रुबिस्को की, ठीक है। OAA किस में कन्वर्ट होगा, मैलेट में कन्वर्ट होगा या फिर एस्पार्टेट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। मैलेट भी 4 कार्बन कंपाउंड है, कहाँ पर, मेसोफिल सेल्स में। फिर उसके बाद उसका ट्रांसफर होगा 4 कार्बन वाले जो हमारे कंपाउंड हैं उसका ट्रांसफर होगा बंडल शीथ सेल्स के अंदर। यहाँ पर 4 कार्बन कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर ब्रेक होगा।
उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड तो केल्विन साइकिल में चली जाएगी और जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है वापस मीसोफिल सेल्स के पास आ जाएगा, क्या रीजनरेट करने के लिए, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट जनरेट करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बंडल शीथ सेल्स के अंदर रुबिस्को बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, लेकिन जो पीपीएस है दैट इज एब्सेंट इन केस ऑफ बंडल शीथ सेल्स। फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन के केस में क्या होता है, देखो दिस इज बेसिकली प्लांट के लिए एक वेस्टफुल प्रोसेस है। क्यों वेस्टफुल प्रोसेस है? सबसे पहले तो शुगर्स का कोई सिंथेसिस नहीं हो रहा है, दूसरा एटीपी या NADPH जो है उनका भी प्रोडक्शन जो है इस पर्टिकुलर प्रोसेस में नहीं हो रहा है। सो अल्टीमेटली दिस इज वन प्रोसेस जहां पर इट इज बेसिकली a kind of wastage that takes place so far as the physiology of plant is concerned। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज है, एटीपी का यूटिलाइजेशन है। ठीक है, केल्विन साइकिल में तुमने देखा रुबिस्को जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके, ठीक है, उसकी प्रेजेंस में, रुबिस्को की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 3PGA के अंदर, ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट की फॉर्म में C3 एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, मुझे पता है जो मेरा रुबिस्को है वो ऑक्सीजन के साथ, उसके पास, इस एंजाइम के पास ज्यादा अफिनिटी है ऑक्सीजन के साथ इंटरैक्ट करने की, और इस अफिनिटी के चलते वो 2 प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर सकता है। किसका? पहला तो फॉस्फोग्लिसरेट का और बेसिकली फॉस्फोग्लाइकोलेट का। ये दोनों के दोनों क्या प्रोडक्ट बनाए इसने बनाया फॉस्फोग्लिसरेट और इसने बनाया फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, ये दोनों के दोनों ही जो हैं तुम्हारे बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, सो फार एज योर कार्बन byproducts, carbon rich byproducts are concerned। ठीक है, phosphoglycolate is your 2 carbon compound। ठीक है, now 1 molecule of phosphoglycerate and 1 molecule of phosphoglycolate। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका 2020 के अंदर फोटो रेस्पिरेशन से। ठीक है, नाउ रुबिस्को के बारे में कुछ चीजें जान लो, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो सबसे अबुंडेंट एंजाइम है एंटायर वर्ल्ड के अंदर, इसके पास दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लिए अफिनिटी है। दूसरा, दोनों ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग शो करते हैं। क्या शो करते हैं? कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग शो करते हैं। किसके लिए? फॉर द एक्टिव साइट। कहां पर? किस एंजाइम की एक्टिव साइट? रुबिस्को की एक्टिव साइट के लिए दोनों ही कॉम्पीट करते हैं। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, इट हैज ग्रेटर अफिनिटी फॉर CO2। रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 एंड CO2 डिसाइड्स विच वन विल बाइंड। ठीक है, नाउ फोटो रेस्पिरेशन 2 कार्बन कंपाउंड बनाता है क्लोरोप्लास्ट में, जिसको कि पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। बेसिकली देखो ये 2 क्या कहेंगे, फोटो रेस्पिरेशन जो है बेसिकली इसने इस 2 कार्बन कंपाउंड को सिंथेसाइज कर दिया, जो कि स्प्लिट होगा पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से सेल में, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज हो सके। ठीक है, C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स को अगर कंपेयर करो, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कुछ O2 के साथ भी रुबिस्को बाइंड करता है C3 प्लांट्स में, और कार्बन डाइऑक्साइड की जो फिक्सेशन है उसको कम करके ओवरऑल प्लांट के अंदर जो एफिशिएंसी है उसको कम करता है। ठीक है, रुबिस्को ऑक्सीजन के साथ बाउंड करके 2 कार्बन मॉलिक्यूल बनाता है। कैसे? अभी हमने फोटो रेस्पिरेशन के अंदर देखा। ठीक है, तो जो तुम्हारे C3 प्लांट्स हैं उसमें फोटो रेस्पिरेशन कैरी आउट होके इन पर्टिकुलर फीचर्स को शो करेगा। ठीक है, रही बात C4 प्लांट्स की, भाई यहाँ तो फोटो रेस्पिरेशन जो है वो होता ही नहीं है। ठीक है, रुबिस्को बाइंड करेगा CO2 के साथ, जहां पर इंक्रीज जो कॉन्सेंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, जो एक्टिव साइट पे जाके कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाउंड करेगा। बंडल शीथ सेल्स के अंदर रुबिस्को का प्रेजेंट होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। कहां पर? बंडल शीथ सेल्स के अंदर। ठीक है, C3 प्लांट, C4 प्लांट्स, एक बार इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जस्ट टू रिमेंबर। ठीक है, मीसोफिल सेल्स
लोकेशन है फोटोसिंथेसिस की C3 प्लांट्स में, लेकिन मीजोफिल और बंडल शीथ सेल्स हमने पिक्चर में देखा, बोथ दीज सेल्स आर इन्वॉल्व। क्रायंग्स एनाटॉमी जाहिर सी बात है C4 प्लांट्स का इंपॉर्टेंट फीचर है, तो C3 में ये फीचर एब्सेंट रहेगा। पहला कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर देखो, RUBP कहाँ पे प्रेजेंट होगा, C3 प्लांट्स के अंदर होगा, और PEP जो है ये 3 कार्बन कंपाउंड है, दैट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ C4 साइकिल। पहला स्टेबल प्रोडक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3PGA फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा तुम्हारा इन केस ऑफ C3 साइकिल, एंड OAA विल फॉर्म इन केस ऑफ द C4 प्लांट्स। अगर मैं क्लोरोप्लास्ट की बात करूं, देयर इज वन डिफरेंट टाइप, जबकि यहां पर डाइमॉर्फिक, दैट इज 2 डिफरेंट टाइप यू गेट टू सी इन केस ऑफ C4 प्लांट्स। मीजोफिल सेल्स रूबिस्को प्रेजेंट होता है मीजोफिल सेल्स में C3 साइकिल शो करने वाले प्लांट्स के अंदर। C4 के अंदर बंडल शीथ सेल्स जो C4 साइकिल के लिए रूबिस्को का जो लोकेशन है C4 प्लांट्स के केस में, दैट इज बंडल शीथ सेल्स। ओके, फोटो रेस्पिरेशन जो है बहुत ज़्यादा है, लॉसेज हाई है, फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर 35 से 45, यहाँ 25 है C3 प्लांट्स के केस में। फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करने की एफिशिएंसी देखें, जाहिर सी बात है C4 प्लांट्स की ज़्यादा है। राइस, व्हीट, बीन, पोटैटो, दे आर वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ C3 प्लांट्स। मेज, शुगर केन और सोरगम जो हैं C4 प्लांट्स के अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं अगर उन फैक्टर्स की जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, मैं 2 डिफरेंट टाइप्स में उन्हें डिवाइड कर देती हूं, या तो इंटरनल प्लांट से जुड़े हुए कुछ फैक्टर्स हैं, या फिर एक्सटर्नल जिसमें मोस्टली हमारे एबायोटिक फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, सनलाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और अगर मैं प्लांट के फैक्टर्स की बात करूं, उसका नंबर, प्लांट का जो एज है, प्लांट का साइज, उसके लीव्स का ओरिएंटेशन कैसा है, मीजोफिल सेल्स की कितना प्रेजेंस है, क्लोरोप्लास्ट कितने प्रेजेंट हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का जो इंटरनल कॉन्सेंट्रेशन है वो, और क्लोरोफिल कितना प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी फोटोसिंथेसिस और ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिटरमिन करने के लिए। ठीक है, पहले ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स देखते हैं जो 1905 में, ठीक है, जो डिटरमिन हुआ था। देखो, कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस कैरी आउट कर रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिफरेंस इन दैट पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, फैक्टर जिसकी सबसे ज्यादा मिनिमल वैल्यू हो, ठीक है, जो सबसे ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर की तरह से एक्ट करे, वो बेसिकली किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को डिटरमिन करेगा। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल लेते हैं, प्लांट्स जिनके पास ग्रीन लीव्स हैं, लाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो लो है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में फोटोसिंथेसिस जो है वो कैरी आउट प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, टेम्परेचर बहुत लो है। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो एक लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है, जो तुम्हारे एंटायर फोटोसिंथेसिस को रूल कर रहा है, वो एक लिमिटिंग फैक्टर। यही ब्लैकमैन लॉ ने बताया। पहला फैक्टर डिटेल में देखना है वो है लाइट। ठीक है, देखो, लाइट की इंटेंसिटी, उसकी क्वालिटी, कितने लंबे टाइम तक रही, ये सारी चीजें फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती हैं। अगर मैं लो लाइट इंटेंसिटी लूं तो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन रेट जो है इंसिडेंट लाइन के साथ एक लीनियर रिलेशनशिप शो करता है। ठीक है, अब जैसे जैसे मैंने लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज करी, मेरा फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करा, एक टाइम के बाद आके इट स्टॉप्स इंक्रीजिंग एंड इट बिकम्स something like जो it becomes somewhat very stable, constant हो जाता है जो रेट है। ठीक है, यानी अगर मैं लाइट इंक्रीज भी करूं तो मेरी फोटोसिंथेटिक एबिलिटी जो है वो इंक्रीज नहीं होगी। सो टू सम एक्सटेंट इट गॉट इंक्रीज्ड, इंटेंसिटी गॉट इंक्रीज विद इंक्रीज इन फोटोसिंथेसिस, लेकिन एक टाइम के बाद अगर मैं लाइट बढ़ाती भी चलूं तो भी इंटेंसिटी बढ़ेगी नहीं, इट विल नॉट गेट अफेक्टेड। ठीक है, नाउ फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट सैचुरेशन करीबन एट 10% ऑफ फुल सनलाइट इट टेक्स प्लेस, दैट सैचुरेशन ऑफ सनलाइट। और हाई इंटेंसिटी क्या करेगा, हाई लाइट इंटेंसिटी मेरे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को इम्पैक्ट करके ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल को डैमेज आया तो जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस के ऊपर डीप इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन का क्या इम्पैक्ट कर पड़ेगा, ये एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर है।
यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंट होना मेरे फोटोसिंथेसिस को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा. इट इज अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इट इज अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर. ठीक है, अब मैं अगर इंक्रीज कर दूं एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन को, एटमॉस्फेयर में इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो मैं ये देखूंगी कि मेरा कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्स होने का रेट है उस पर इंपैक्ट पड़ेगा और वो भी इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, नीट में सवाल आ चुका है. ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके ग्रीन हाउस में जो टोमेटोज हैं या बेल पेपर्स हैं, इसकी क्रॉपिंग में इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को, ठीक है, प्रयोग किया जाता है ग्रो करने के लिए. लो लाइट में अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 भी रखें तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस, नो फोटोसिंथेसिस. अगर मैं हाई लाइट और हाई कार्बन डाइऑक्साइड देखूं तो फोटोसिंथेसिस अकर होता है एंड ज़्यादा होता है. ठीक है, C4 प्लांट्स के अंदर देखें अगर तो तुम्हारा 360 माइक्रोलीटर पर लीटर एंड C3 प्लांट्स के केस में beyond 450 माइक्रोलीटर पर लीटर. दैट इज द सैचुरेशन लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ ये वैल्यूज है. टेम्परेचर की बात करें, देखो लाइट रिएक्शन पे कोई मेजर इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन डार्क रिएक्शंस जो हैं वो एंजाइम की, जो बेसिकली एंजाइम कंट्रोल्ड हैं, ठीक है, और एंजाइम कंट्रोल्ड है इन अ वे दैट टेम्परेचर इज इंपैक्टिंग दोज डार्क रिएक्शंस अ लॉट. ठीक है, डार्क रिएक्शन के एंजाइम्स को इट इज इंपैक्टिंग अ लॉट. C4 प्लांट्स हमने देखा हाई टेम्परेचर को सॉरी हाई टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं, तो फोटोसिंथेटिक जो एफिशिएंसी है दैट इज हायर इन केस ऑफ C4 प्लांट्स. C3 प्लांट्स की बात करें, ये जनरली लो टेम्परेचर लविंग होते हैं. दे आर हैप्पी विन लो टेम्परेचर्स. ओके, वाटर की बात करें, देखो स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, ठीक है, जो स्टोमेटा होते हैं दे गेट क्लोज्ड. ठीक है ना, दिस ट्रेड सपोज ड्रॉट लाइक कंडीशंस हैं और मे बी अ कंडीशन वेयर लेस ऑफ वाटर इज अवेलेबल. ठीक है, तो किसी भी तरह का, इट कुड बी एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस दैट अ प्लांट फेसेस. इस पर्टिकुलर स्ट्रेस के अंदर स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाता है एंड CO2 का लेवल गेट्स रिड्यूस्ड. ठीक है, इन केस ऑफ स्ट्रेस लीव्स विल्ट कर जाते हैं, सरफेस एरिया कम हो जाता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है. ठीक है, तो इस तरह से जो मेरा वाटर है, ठीक है, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल सो फार एज माई फैक्टर दैट आर रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस आर कंसर्न. ठीक है, दिस ऑल फिनिशेस विद योर फोटोसिंथेसिस. रिवाइज ऑल द साइकिल्स, जो भी स्टेप्स हैं, all of them well, and all the best with your preparation. Do well.